हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। सभी को नमस्कार। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज करंट अफेयर्स का जो 5 मई का हम लोग करंट अफेयर्स है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से देखेंगे बिना किसी लेट के। क्षमा चाहूँगा पहले कि बीच कुछ दिनों में क्लास नहीं ले पाए थे, ठीक है ना, करंट अफेयर्स का भी और नॉर्मल भी कुछ निजी कारणों से। फिर हम शुरू करते हैं अब 5 मई का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ठीक है, पहला खबर हम लोग देखते हैं। पहला खबर जो है ये आरबीआई का है। कल जो आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है, अपना 40 बेस पॉइंट जो है, फिर इसको जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट जो होता है ना, रेपो रेट दर है ना, रेपो रेट दर, ये रेपो रेट है 40 बेसिस पॉइंट जो है इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 4.4 कर दिया गया है, ठीक है ना। रेपो दर कितना कर दिया गया है, 4.4 कर दिया गया है। तो ये क्या करता है, ये ऋण मतलब कि जो मतलब कि देता है, जो रेपो रेट है, जैसे कि आरबीआई अगर किसी बैंक को अगर लोन दे रहा है, ठीक है ना, बैंक को, तो उसका रेट है, ठीक है ना, कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो क्या कहलाता है, रेपो दर, ठीक है, रेपो दर। और बैंक के द्वारा अगर आरबीआई को दिया जाता है, बैंक के द्वारा अगर आरबीआई को दिया जाएगा, है ना, अगर ऋण, है ना, बैंक के द्वारा भी दिया जाता है, जो अपना जमा रहता है उसका ऋण दिया जाता है आरबीआई को, तो आरबीआई उसका जो इंटरेस्ट देती है उसको क्या कहलाता है, इंटरेस्ट जो देती है वो कहलाता है रिजर्व रेपो रेट, ठीक है ना, आरआरआर जिसको कहते हैं, ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्या किया गया है, इसको रेपो रेट को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो रेपो रेट को बढ़ाया गया है 40 बेसिस पॉइंट 4.4 कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये किस लिए किया गया है, इन्फ्लेशन जो हो रहा है ना, जो महंगाई दर बढ़ रही है, उसी को देखते हुए सडन मूव है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो है पहले बीच जो साल रहा है, लगभग 2 साल से, ये 2018 के 19 के बाद से ये मूव है। देखिए एकदम कर्व लाइन चल रहा है, एकदम कर्व नहीं, मतलब कि स्ट्रेट लाइन चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। जनवरी 2020 के बाद से, मार्च 2020 के बाद से अभी जो है आपका अप्रैल जो ख़त्म हुआ, मई जो शुरू हुआ 2022 का, इस बीच में कहीं पे भी बढ़ा नहीं था, ठीक है ना। ये कहीं भी ऊपर आपको जाते हुए कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेबल था एकदम। तो इस रेट को क्या किया गया है, मतलब कि बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि द इंक्रीज इन रेपो रेट द रेट ऑफ विच आरबीआई लेंड टू कॉमर्शियल बैंक, है ना। क्या करती है आरबीआई, क्या करती है उसको, आरबीआई जो है देखिए, आरबीआई लेंड टू कॉमर्शियल बैंक, जो पैसा आरबीआई उधार देती है किसको, कॉमर्शियल बैंकों को, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक क्या हुए, जो हम लोग बैंक है, एसबीआई हुई, यूको बैंक हुआ, आईसीआईसी बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ये सब बैंक को क्या कर रही है, लेंड दे रही है, मतलब कि ऋण दे रही है ना। तो उसको 4.4 कर दिया है, 40 कर दिया है, कितना से, 4% से, ठीक है ना। और ये कब से किया गया है, अगस्त 2018 के बाद ये मतलब कि किया गया है। इसके पहले जो है रेपो रेट जो था 2017 के आसपास, 2018 के पहले जो है चेंज हुआ करता था। तो ये लगातार मूव जो है, ये आरबीआई इन्फ्लेशन से, मतलब कि जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो काम है आरबीआई का, कि ग्रोथ पे भी नज़र रखना है और इन्फ्लेशन पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन को देखते हुए जो बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ रही है, इसके वजह से आपका ये किया गया है, ठीक है ना। तो ये कौन करती है ऐसे, आरबीआई का कोई कमेटी है, तो वो कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना, मौद्रिक नीति समिति, ठीक है ना, मौद्रिक नीति समिति द्वारा ये लिया जाता है फैसला कि रेपो रेट हुआ या आरआरआर हुआ, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है ना, कोई भी एचडीएफ एम और सीआरआर हुआ, कोई भी रेट, ये क्या कौन करती है डिसाइड, मौद्रिक नीति समिति करती है, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किया गया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे
ऑब्जर्विंग दैट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इन अप्रैल वाज सो एक्सपेक्टेड टू बी एलिवेटेड, है ना, ऑब्जर्विंग दैट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इन अप्रैल, जो अप्रैल में जो महंगाई दर जो आपका जो घरेलू महंगाई दर जो है वो बढ़ के कितना हो गया था 6.95, ठीक है ना, 6.95 हो गया था। जबकि मैंडेट है आरबीआई का, ठीक है ना, आरबीआई के द्वारा मैंडेट है कि इन्फ्लेशन रेट कितना रहना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट कितना रहना चाहिए 4 ± 2, मतलब कि या तो 2 रहेगा, ठीक है ना, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा या 6 रहेगा, इसी बीच में रहेगा, ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, इन्फ्लेशन रेट इतना ही रहना चाहिए। इसलिए कि गाइडलाइन कौन तैयार करता है, आपका इन्फ्लेशन को कौन देखता है, आरबीआई देखती है, ठीक है ना। तो इसी का मैंडेट जब ये देख रहे थे कि 6.95 हो गया तो इसके वजह से ये सडन मूव लाया गया है आपका रेपो रेट बढ़ा करके, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया है, कैश रिजर्व रेशियो भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी गई है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो बैंकों के द्वारा एक निश्चित मतलब कि जो आपका अनुपात है वो रखना पड़ता है आपका आरबीआई के पास, तो उसको भी बढ़ा करके 50 बेसिस पॉइंट कर दिया गया, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। तो कितना हो गया है 4.5%, ठीक है ना। तो इतना परसेंट अगर मान लीजिए कि आपका 100 रुपया है, ठीक है ना, बैंक के पास 100 रुपया है, तो उसको क्या करना होगा 4.5 रुपया किसके पास रखना होगा, आरबीआई के पास, ठीक है ना। ये हो गया। और इसके बाद देखते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी बढ़ाया गया है 4.15, एमएसएफ भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी बढ़ाया गया है 4.65%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक सुविधा दिया जाता है कि रातों रात अपने वैल्यू का, है ना, मतलब बैंक अगर कोई बैंक है तो उसका अपने वैल्यू का एक निश्चित अनुपात क्या कर सकता है, आरबीआई से ले सकता है त्वरित ऋण, इसको कि त्वरित ऋण तुरंत में सेंक्शन होता है, तो ये त्वरित ऋण हुआ ना, ये इसको ले सकता है। तो इसको भी बढ़ा करके कितना किया गया है 4.15%, ठीक है। और बाकी देखेंगे इसका जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मतलब कि मिस्टर दास जो शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है ना, आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, है ना, शक्तिकांत दास। ये जो है इन लोगों का नाम याद रखा कीजिए, इसलिए कि आपका स्टेट पीसीएस में जो भी है इस सब में नाम अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो मिस्टर दास स्टेट्स दैट द आरबीआई वाज माइंडफुल ऑफ द पॉसिबल नियर टर्म इम्पैक्ट, ठीक है ना, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो बढ़ाए हैं आपका रेपो रेट, तो इसका देखते हुए ये दिमाग में है उनके कि शॉर्ट टाइम जो होता है ना इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है, तो उसका हर समय ध्यान में है। ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन आउटपुट, कोई भी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, एंड वुड इंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी टू मीट द प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब ये लिक्विडिटी जो है आपका मार्केट में जो लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी है मतलब कि कितना पैसा है मार्केट में, है ना, मार्केट में जो पैसा है उसको भी देखती है ना। मार्केट में पैसा देखने का काम किसका है, जो आपका घरेलू मार्केट में जो पैसा है लोगों के हाथों में, ठीक है ना, लोगों के हाथों में, बैंक के पास, ये सारा लिक्विडिटी क्या है आपका घरेलू मार्केट में जो भी रहेगा, तो वो उसको भी देखने का काम क्या है, उसको भी मैनेज करने का काम जो है आरबीआई का ही है। तो वही कह रही है कि हम लोग ध्यान में रख रहे हैं लिक्विडिटी देखते हुए, शॉर्ट टर्म आपका इम्पैक्ट भी देखा जाएगा, इसको भी ध्यान में रखा गया है। इस कारण से मतलब कि ये लेना पड़ रहा है अभी हाल फिलहाल में ये डिसीजन। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी राय आया है, ठीक है ना, कि आरबीआई जो है ये मैंडेट ये जो किया है तो इससे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका जो ग्रोथ हो रही थी ग्रोथ थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। इसलिए कि लैंडिंग अब ऋण जो है ऋण महंगा होगा, अगर है ना ऋण महंगा होगा, ऋण अगर महंगा होगा तो उसको क्या होगा, मतलब कि कम कस्टमर आएंगे ऋण लेने के लिए, कस्टमर क्या आएंगे, कम आएंगे। अब जो पहले आते थे वो अब कम आएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। या फिर आपका इसके बाद क्या है, बैंक जो है अपना जो है क्या करेगी, बैंक जा कर के अपना आरबीआई में जा कर के जमा करके रखेगी,
है ना, आरबीआई में ही पैसा जमा करके रखेगी, इसलिए कि वहाँ उसको सेफ इंटरेस्ट रेट जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या कर सकते हैं, जो कस्टमर को ऋण दिया जाता है तो उसमें थोड़ा सा आपका मतलब सेफ्टी जो है ना कम मिलता है। लेकिन आरबीआई के पास अगर पैसा जमा किया गया बैंकों के द्वारा, जो बैंक के पास है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका तो 100% सियोरिटी है कि वो पैसा भी रिटर्न मिलेगा, और उसके बाद उनको क्या होगा, शॉर्ट टर्म में आपका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट कम रहेगा तो भी मतलब कि बैंक क्या करेंगे, बैंक आरबीआई को ही देना पसंद करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर मान लीजिए कि 6% है, ठीक है, 6% पे कस्टमर को ऋण दिया जा रहा है और आरबीआई इसको 4.5% दे रहा है, ठीक है ना, 4.5% तो 1.5% का घाटा आपको दिख रहा है कि कमी है। लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट पे अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एनपीए भी बन सकता है या और भी कुछ हो सकता है, ग्रोथ मतलब कि नहीं हुआ तो पैसा हो सकता है बर्बाद हो जाए। लेकिन यहाँ तो 4.5% अगर मिल रहा है तो वो क्या करेगा, बैंक जो है आरबीआई के पास ही जमा करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ सेफ्टी मेजरमेंट थोड़ा सा होता है, जिसकी वजह से बैंक क्या करेंगे, पसंद करेंगे आरबीआई में ही देने के। तो इससे क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगा, मार्केट में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, और लोन आसानी से नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ग्रोथ थोड़ा सा स्टेबल कर जाएगा। ग्रोथ जो है क्या करेगी, मतलब कि एक सीधे लाइन में चलेगी, ठीक है ना। जीडीपी थोड़ा सा रुक जाएगा अभी हाल फिलहाल में, या फिर रुकेगा नहीं, मतलब कि चलते रहेगा, बढ़ेगा भी लेकिन उस तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। ये सब बातें हैं आपका इसमें आरबीआई और इसके रेपो रेट और इसमें, ठीक है। इसको जो देखना है तो इकोनॉमिक्स का जो आपका ये है बुक है, इकोनॉमिक्स के बुक में आप अच्छे से समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। और फिर इसके बाद सेकंड में देखते हैं, सेकंड खबर क्या है। जो ये खबर मतलब कि क्या है, आपका तमिलनाडु का जो राजीव गांधी के ये थे एसेसिनेशन जो किया गया था जिसके द्वारा, तो उसको तमिलनाडु क्या कर रहा है, उसका जो है उम्र मतलब कि 30 साल वो जेल में बिता चुका है, 30 साल का जेल टर्म में रह चुका है, ठीक है ना। तो जो एसेसिनेशन किया था, ठीक है ना, राजीव गांधी का, तो तमिलनाडु सरकार क्या कही कि उसको मर्सी मतलब कि देने के लिए मतलब कि वो जो है मर्सी पिटीशन डाला था, वो जो एसेसिनेशन किया था, ठीक है ना, उसका नाम देख लीजिए, एजी पेरारीविलन, ठीक है ना, पेरारीविलन। तो ये मर्सी पिल क्या किया था, मर्सी पिल डाला था, ठीक है ना। तो और स्टेट का अगर है तो स्टेट में मर्सी पिटीशन किसके पास जाएगा, आपका गवर्नर के पास, है ना, गवर्नर के पास जाएगा। तो गवर्नर क्या कर दिया गया, मतलब कि तो गवर्नर के पास जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है, वेडनेसडे को डिसएग्री हुआ किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट के सजेशन से, कि कोर्ट should wait till the president took a call on Rajiv Gandhi assassination case convict AG Pararivilan mercy appeal referred to him by the Tamil Nadu governor for a decision, ठीक है ना। मतलब कि ये गवर्नर यहाँ क्या किए, तमिलनाडु गवर्नर ट्रांसफ़र कर दिए किनके पास, प्रेसिडेंट के पास, किनके पास, प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है ना, मर्सी अपील जो दिया गया था आपका मुजरिम की तरफ से। तो उसमें क्या बोली सुप्रीम कोर्ट कही कि सेंटर हैड मिस्ड द ऑब्वियस क्वेश्चन, मतलब कि सेंटर एक चीज़ मिस कर गया, क्या चीज़ में, कि पोज बाय द कोर्ट बाय माइल द पर्टिनेंट क्वेश्चन वाज वेदर द गवर्नर हैड इन द फर्स्ट प्लेस द अथॉरिटी टू रिफर द मर्सी अपील टू द प्रेसिडेंट, है ना। मतलब कि गवर्नर का कोई ऐसा मैंडेट है जो कि प्रेसिडेंट को वो ट्रांसफ़र कर सकती है मर्सी अपील जो उसको मिला है, मतलब कि वो डिसीजन दे सकती है, गवर्नर खुद डिसीजन दे सकता है कि मर्सी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मर्सी मतलब माफ़ी देना है या नहीं देना है उस मुजरिम को, ठीक है ना, माफ़ी देना है या नहीं देना है, ठीक है ना। तो इसको कौन करेगा, डिसाइड करता है गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर द्वारा डिसाइड किया, अगर नहीं तो नहीं, अगर हाँ तो हाँ, ठीक है। माफ़ी दिया जाता है तो उसका जेल टर्म ख़त्म हो जाएगा, और माफ़ी नहीं दिया गया तो जेल में ही रहेगा। लेकिन गवर्नर की तरफ से क्या किया गया, भेज दिया गया सेंटर के पास, ठीक है ना, सेंटर के पास भेज दिया गया। और
ऐसा कहीं संविधान में अपने है नहीं ये चीज़ कि सेंटर के पास भेजा जा सकता है। सेंटर के पास क्या है, प्रेसिडेंट के पास अगर खुद मर्सी फील आती है तो वो उसको सेंक्शन करते हैं हाँ या नहीं में, ठीक है ना। सेंक्शन देना या नहीं देना वो उनके हैंड में है। लेकिन गवर्नर के पास अगर स्टेट की तरफ से, तो वो जिम्मेवारी किसकी हो जाती है, गवर्नर की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 61 देखते हैं कि आर्टिकल 61 में जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, गवर्नर वाज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द तमिलनाडु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सितंबर 2080 टू गवर्नर टू रिलीज पेराविलियन हु वाज ऑलरेडी सर्व ओवर 30 ईयर ऑफ द लाइफ सेंटेंस। द गवर्नर प्राइमा फेसिया हैज नो अथॉरिटी टू ट्रांसफर द मर्सी पील टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। देयर वाज नो रोल फॉर द प्रेसिडेंट हियर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट टोल्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मतलब कि इनके द्वारा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि गवर्नर क्या है, बाउंड है ना, बाउंड है, उनको बाध्य किया गया है, ठीक है ना, बाध्यता है उनके ऊपर कि एड एंड एडवाइस जो है कि मतलब कि तमिलनाडु का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, मंत्रिमंडल जो है, राज्य का जो मंत्रिमंडल रहेगा, उसके एड और एडवाइस पे वो काम करेंगे, ठीक है ना। गवर्नर क्या है, बाध्य है किस चीज़ पे, राज्य के मंत्रिमंडल के सलाह पे काम करने के लिए, ठीक है ना। तो उसी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तमिलनाडु का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या किया था, सितंबर 2018 में गवर्नर के पास पेविलियन का मतलब कि मर्सी पील सैंक्शन होने के लिए भेजा था, ठीक है ना, कि इसको माफ़ी दे दिया जाए। लेकिन गवर्नर क्या किए, उसको कोई अथॉरिटी मतलब कि वो ट्रांसफ़र कर दिया प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना। अब उसके बाद वही पूछा गया आपके कोर्ट की तरफ से, ठीक है ना, कि कोर्ट की तरफ से यही पूछा गया कि क्या ऐसा मतलब कि कर सकते हैं, जबकि यहाँ कहा गया है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक्सरसाइज टू डिस्टिंक्ट पावर, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अलग और गवर्नर अलग, ये दो मतलब कि अलग अलग पावर का यूज करते हैं, ठीक है ना। जो मर्सी पील के मतलब माफ़ी अगर मतलब कि देने का जो प्रक्रिया है उसमें प्रेसिडेंट के लिए क्या हो जाता है, आर्टिकल 72 और गवर्नर के लिए क्या हो जाता है, आर्टिकल 161। गवर्नर क्या कर सकता है, आर्टिकल 161 के तहत माफ़ी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्टिकल 72 के तहत माफ़ी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन वो दोनों अलग अलग पावर है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग पावर है। तो गवर्नर का पावर क्या है, 161 के तहत माफ़ी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और प्रेसिडेंट का पावर क्या है, आर्टिकल 72 के तहत मर्सी पील को जो किया जा रहा है तो उसको माफ़ी दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि गवर्नर जो है इस मर्सी पील आएगा तो उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र प्रेसिडेंट को कर देगा, ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद भी कोर्ट ये भी कही कि मतलब कि गवर्नर तो बाउंड मतलब कि ये नहीं है, गवर्नर का जिम्मेवारी नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि जैसे क्या है कि गवर्नर अगर मान लीजिए माफ़ी कर रहा है तो वो तो क्या कर रहा है, वो मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के साथ सलाह से स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जिम्मेवारी ये थोड़ी बनता है कि अगर ये कहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहिए कि हाँ माफ़ी दे दिया जाए तो गवर्नर दे देगा, ठीक है ना। तो उसका जिम्मेवारी इसका नहीं है कि इसके ऊपर कोई जांच होगा या और कुछ होगा किसके ऊपर, मेन तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिम्मेवार है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सब बातें चल रही थी कोर्ट में, और ये जो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट दे सकते हैं और आर्टिकल 61 के तहत गवर्नर दे सकता है, मर्सी मतलब कि दे सकता है, ठीक है ना, माफ़ी दे सकता है। एक्सरसाइज हिज पावर अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर वाइल द लेटर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सेंटर का जो है, सेंटर का बाद जैसे कि गवर्नर के पास मर्सी पील आया ना, तो मर्सी पील किसके पास आएगा, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, उसको मर्सी पील आने के बाद स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको मतलब कि हाँ या नहीं करेगा, ठीक है ना, और उसके बाद उसको भेज देगा सैंक्शन होने के लिए किसके पास, गवर्नर के पास। और उसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहते हैं, आपका सेंटर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, इनके पास अगर आता है किसी तरह का मर्सी पील, तो वो मर्सी पील क्या करते हैं, उसको देख करके मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामूहिक जवाब से जो भी जवाब निकल के आता है कि हाँ या नहीं, तो उसको किया जाता है। तो अगर मर्सी पील रहेगा यहाँ पे कि हाँ इसको माफ़ी दे दिया जाए, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो मर्सी पील चला जाएगा फिर प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट उसको क्या करेंगे, उसको सैंक्शन करेंगे, बाध्य हैं उसके लिए, ठीक है।
तो ये हो गया आपका दूसरा खबर ख़त्म हो गया। और यहाँ जैसे कि नीट एग्जम्पशन बिल जो तमिलनाडु का ही था, ठीक है ना, तो नीट एग्जम्पशन बिल, तो इसको भी क्या किया गया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेज दिया गया है। अब यहाँ से मतलब कि गवर्नर के पास से, जो राजभवन है तमिलनाडु का, जो राजभवन गवर्नर के पास से उसको भेज दिया गया है कहाँ, होम मिनिस्ट्री के पास। तो होम मिनिस्ट्री के पास भेज दिया गया है, तो प्रेसिडेंट का एक्सेंट लगेगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट उसको मतलब कि ये करेंगे, बिल को पास करेंगे या नहीं करेंगे वो देखा जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के एम.के. स्टालिन है, वो इन्फॉर्म किए किसको, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद को ये किए, इन्फॉर्म किए कि गवर्नर जो वहाँ के आर.एन. रवि हैं वो कहाँ क्या कर दिए, फॉरवर्ड कर दिए हैं नीट एग्जाम्पशन बिल को यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास, ठीक है ना, किसके लिए, टू बी सेंड टू प्रेसिडेंट इन ऑफ इंडिया फॉर हिज एक्शन, ठीक है ना। तो यूनियन मिनिस्ट्री के पास चला गया है, ठीक है ना। और इसका मतलब कि कल एक यस्टरडे में एक आर्टिकल आया था जिसके ऊपर में दिया गया था पूरा, मतलब कि कौन कौन सा आपका आर्टिकल लगता है, कौन कौन सा नहीं लगता है। जैसे कि अभी बात हो रहा था जैसे मर्सी पील का, उसी तरह से आपका जो गवर्नर क्या कर सकते हैं, मैंडेट है, गवर्नर क्या है, मैंडेट है या नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई एक बिल आता है फिर उस बिल को घुमा देते हैं, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ स्टेट असेंबली में कोई बिल पास हुआ, ठीक है ना, बिल पास हुआ, तो बिल पास होने के बाद क्या होता है, उसको कहाँ सेंक्शन होने के लिए, एसेंट होने के लिए गवर्नर के पास भेजा जाता है। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, उसको मतलब कि या तो उसको एसेंट दे सकते हैं, या नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा असेंबली भेज सकते हैं, उस बिल को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, दोबारा में भेज सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए, और उसमें वो कुछ बता भी सकते हैं कि अमेंड करके उसका संशोधन करके बिल दोबारा वापस भेजा जाए, तो उसको स्टेट असेंबली क्या कर सकता है, मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो फिर से कहाँ चला जाएगा बिल, गवर्नर के पास एक्सेंट होने के लिए, मतलब कि फिर से वहाँ पे जो गवर्नर जो है उसको एसेंट देना पड़ता है। लेकिन ये क्या कर दिए थे, आपका रोक करके रखे हुए थे, तब इसके बाद ये ट्रांसफ़र कर दिए हैं कहाँ, यूनियन होम मिनिस्ट्री में। यूनियन होम मिनिस्ट्री जो होता है केंद्र का, तो वहाँ पे अब प्रेसिडेंट उसको एक्सेंट करेंगे, ठीक है, या नहीं करेंगे वो देखा जाएगा। और फिर जैसा कि आपका LIC का IPO आया हुआ था, ठीक है ना, LIC का IPO आया हुआ था, इंडियाज़ बिगेस्ट एवर IPO, ठीक है ना, इनिशियल प्राइस है ना। तो ये क्या है, LIC का जो है ना IPO जारी हुआ है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कल क्या हुआ, कल इसका जारी हुआ था, 4 तारीख से जारी हुआ था, 4/5/2022 से IPO जारी किया गया। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट का एम है कि जो है ना 21,000 करोड़ रुपया, मतलब कि इसका स्टेक बेच करके 3.5% स्टेक बेच करके इस कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी जो है, उससे 21,000 रुपये का लगभग में आपको सरकार के पास आएगा, ठीक है ना। तो ये कब तक चलेगा, 4 से 9 तारीख को। तो ये पहला दिन जो मतलब कि चालू हुआ ना, तो उसमें ओवर सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन सब्सक्रिप्शन टोटल कितना हुआ IPO के लिए 0.66%, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब LIC का IPO जारी हो गया है, इस बात का ध्यान में दीजिएगा। और ये 3.5% स्टेक बेचा जा रहा है, ठीक है ना, सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, 3.5% का स्टेक बेचा जा रहा है LIC में। और ये आया था, इसके पहले भी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना। मतलब कि क्या किया जाता है कि अगर सरकार के तरफ से कोई केस चल रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में जो CRPC के तहत में जो आपका ये रहता है, सबूत रहता है, तो सबूत जो पेश किया जाता है, सबूत या फिर मान लीजिए कि एफिडेविट दिया जाएगा, है ना, एफिडेविट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो क्या किया जाता है, इसमें कोर्ट के पास दस्तावेज पेश किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसे ये सील्ड कवर रहता है ना, सील्ड कवर जो प्रोटेक्शन जो ये रहता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कि जो अदर पार्टी है, जो दूसरे तरफ से जो उस केस में शामिल है,
तो उसके पास ये वाला जो एफिडेविट है जो लिखा गया है, ठीक है ना, ये किसी और की तरफ से मतलब कि फर्स्ट साइड की तरफ से और ये सेकेंड साइड की तरफ से अगर लिखा गया है, तो ये अगर कोर्ट के पास पहुंचता है तो ये मतलब कि ये चीज़ इनके पास नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। तो इनको जानकारी नहीं होती कि इस एफिडेविट में क्या लिखा गया है या फिर और जो पेश किया गया है वो क्या पेश किया गया है। तो इससे असुविधा होती है। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि हर चीज़ में ये मतलब कि स्पेशल केस में मतलब कि ये सब किया जाता है, सील्ड कवर जुडिक्शन किया जाता है ना, स्मॉल एक्सपेक्टेशन के एक्सेप्शन के तौर पे, ठीक है ना, इस स्मॉल एक्सेप्शन के तौर पे। जैसे कि कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है ना, चाइल्ड मतलब कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ है तो उसमें नाम बाहर नहीं आना चाहिए या और कुछ नहीं होना चाहिए, स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंस के तहत ये सब किया जाता है। तो बाकी यहाँ पे खबर क्या है कि मीडिया वन पे जो बैन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, तो उसमें जो है ये कह करके मतलब बैन किया गया था कि आपको ये किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे करके बैन किया गया था। तो कोर्ट के द्वारा मांगा गया कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में है तो आप हमको रिटन में दीजिए कि आखिर क्या क्या मतलब कि इशू आया ऐसा। तो उसी चीज़ को पेश किया गया सील्ड कवर जुडिक्शन में। तो इस पर कोर्ट कही है कि सभी चीज़ में नहीं होना चाहिए, ये सब स्पेशल केस में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ वेडनेसडे ऑन मीडिया वन बैन केस रिट्रेटेड इट्स इंटेंशन टू, कोर्ट के द्वारा इंटेंशन जाहिर किया गया है कि एग्जामिन द लीगलिटी ऑफ गवर्नमेंट फाइलिंग इन incriminating material in sealed cover without sharing the information with the accused या अदर पार्टी, ठीक है ना। तो इसको एग्जामिन करने के बारे में कोर्ट कह रहा है कि ये जो आप सील्ड कवर के तहत देते हैं जिससे कि इन्फॉर्मेशन क्या हो अदर पार्टी के पास नहीं पहुँचे, है ना, या फिर एक्यूज के पास नहीं पहुँचे, तो इसके बारे में एग्जामिन किया जाएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। The court allow the union government more time to file its counter giving reason for banning Kerala based न्यूज़ चैनल, ठीक है ना। केरला बेस्ड न्यूज़ चैनल जो मीडिया वन है उसको बैन किया गया था, तो थोड़ा सा और टाइम दिया गया है गवर्नमेंट को कि आप जो है काउंटर गिविंग रीज़न दीजिए, ठीक है ना, कि आप क्यों बैन किए थे। तो इशू ऑफ सील्ड कवर जुडिक्शन कम अप इन द प्रीवियस हियरिंग ऑन द March 15। इससे पहले 15 मार्च को भी ये हियरिंग हो रहा था इसी चीज़ पे, मीडिया वन केस पे। तो इस पे भी सील्ड कवर जुडिक्शन के ऊपर मतलब कि उस समय भी बात आई थी। व्हेन द सेंटर वांटेड टू पास ऑन द कोर्ट इट्स इंटरनल फाइल रिगार्डिंग द बैन इन द सील्ड कवर, तो वो जो है जो कारण दिया गया है, ठीक है ना, जो कारण लिखा गया है, तो इंटरनल फाइल जो सरकार की तरफ से पेश किया गया है तो वो सील्ड कवर के तहत पेश किया गया था। लेकिन बेंच जो DY चंद्रचूड़ का था, जो आपके सीनियर जज हैं वहाँ हाई सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑब्जेक्ट किए थे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट किए थे इस बात को कि सील्ड कवर में आप दे रहे हैं। गवर्नमेंट मूव आस्किंग व्हाई द गवर्नमेंट कुड नॉट डिस्क्लोज द फाइल टू द चैनल। द कोर्ट एक्सप्रेस इज इंटेंशन टू एग्जामिन द लार्जर इशू ऑफ सील्ड कवर जुडिक्शन स्पेशली इन द बैकग्राउंड ऑफ बैन ऑन मीडिया हाउस लाइक मीडिया वन, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को मतलब कि बोला गया कि आप जो है एक तो पहले मीडिया वन के तहत जो बैन किए हैं उसका रीज़न दीजिए, और उसके बाद जो सील्ड कवर जुडिक्शन के तहत जो आप मतलब कि दे देते हैं, बार बार जो है फाइल सबमिट करते हैं कोर्ट में, जिससे कि अदर पार्टी के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है कि आखिर उसको मतलब कि क्या करना है या नहीं करना है, ठीक है ना, या उसके ऊपर क्या एलिगेशन लगा है। तो इसके बारे में भी जो है एग्जामिन करने का बात आया है, ठीक है ना। तो इसके पहले चंद्रचूड़ क्या कह चुके थे कि देयर वेर ओनली ए स्मॉल एक्सेप्शन ऑफ केस इन विच द कोर्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टी एक्सेप्टेड मटेरियल इन सील्ड कवर लाइक इन केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, है ना। ही पॉइंटेड आउट, है ना, कि मतलब कि स्मॉल एक्सेप्शन है कि जब सील कवर मतलब कि दिया जाए, है ना, सील कवर के तहत कोई मटेरियल पेश किया जाए कोर्ट के समक्ष, जिससे कि जो किसी पार्टी का बेनिफिट है उसमें बेनिफिट हो या एक्यूज्ड को बेनिफिट हो, ठीक है ना, कि उसका नाम बाहर नहीं आए या फिर और भी बहुत तरह का प्राइवेसी मैटर होता है इसके तहत भी। तो जैसे कि आसाम में भी दिया गया था कि आसाम में भी ये गुजरात के एक MLA को ये किया गया था,
अरेस्ट किया गया था, तो उसमें भी सरकार की तरफ से, जो राज्य सरकार की तरफ से सील्ड कवर में दिया गया था, सबमिट किया गया था केस का इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है, कोर्ट एग्री टू एग्जामिन द इशू वाइल इट गेव द सेंटर 4 वीक टू फाइल द काउंटर एफिडेविट इन मीडिया वन केस। हालांकि मीडिया वन केस का जो बंद किया गया है सरकार की तरफ से, उसके लिए 4 और सप्ताह का मौका दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट उसको अपना जो इंटेंशन बताएगा कि क्यों बैन किया गया है, ठीक है। और वैसे कोर्ट क्या किया है, जो मीडिया वन को जो बैन किया गया था, तो उसको इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है, ठीक है ना। कोर्ट के द्वारा उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, मतलब कि मीडिया वन अभी फ़िलहाल काम कर रही है, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा में कोई खबर वैसा तो नहीं है। जैसे कि मीडिया वन को बैन किया गया था, तो उसके बारे में एक बार कहा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर को बनाने रखने के लिए जो है मीडिया वन को बैन किया गया है, और उसके बाद सील्ड कवर पे ये दे दिया गया था। और जैसे कि ये सिर्फ ये कह करके एक मीडिया चैनल को बैन किया जा रहा है, तो फिर क्या मतलब कि आने वाले समय में भी इस तरह का अगर इस तरह से पास होना चालू हो जाए, तो आने वाले समय में जो भी मीडिया का पर्सन रहेगा या फिर और भी कोई मीडिया रहेगा, तो उसको तो बैन कर दिया जाएगा तुरंत में ही, है ना, सिर्फ यही कारण दे करके। तो इसका लीगैलिटी चेक करना ज़रूरी होता है, इसलिए कि मीडिया की बात आती है, ठीक है ना। तो ये खबर हो गया आपका। नेक्स्ट खबर है, जैसे कि देखते हैं, केरला जो है फूड पॉइजनिंग के तहत में एक वहाँ पे 2 मौतें लगभग में हो चुकी है। एक मौत हुई थी और एक अभी भी सीवियर है केस है। तो उसमें पाया गया है कि सैगिला सोनी बैक्टीरिया के तहत जो है ये मतलब कि हुआ था फूड पॉइजनिंग जो हुआ है, उसमें सैला सोनी बैक्टीरिया जो है उसमें पाया गया था, ठीक है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट फर्दर टेस्ट इन केस ऑफ सैला सोनी बैक्टीरिया विच आर फाउंड टू हैव काउज्ड फूड पॉइजनिंग इन पीपल हु हैड शॉर्मा एंड वाटर फॉर इटरी इन चेरुवत्तूर इन केरला कासरगोड डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। तो केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में चेरावत्तूर का एक मंदिर है, ठीक है ना, जहाँ पे स्वर्ण और या फिर पानी का जो अभिषेक दिया जाता है, ये सब में उसमें पिया गया था प्रसाद वगैरह की तरह। और क्या हुआ, वहाँ फूड पॉइजनिंग हो गया, जिसमें कि 1-2 की मौत हो गई है, 1 की मौत हुई है शायद, और बहुत सारे बीमार हो गए थे, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया क्या है, सिंस द टेस्ट रिजल्ट फाउंड द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया द वाटर सोर्स यूज्ड फॉर द इटरी विल बी इंस्पेक्टेड फर्दर इन एडिशन। तो हेल्थ डिपार्टमेंट दैट डिसाइडेड टू इंस्पेक्ट वाटर सोर्स इन द सराउंडिंग एरिया। अब जो ऐसा ये जो बैक्टीरिया पाया गया है, ठीक है ना, सैला सोनी बैक्टीरिया जो पाया गया है, तो उस क्षेत्र का जो जहाँ पे पाया गया था, जहाँ फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो उसके थोड़ा सा और चारों बगल के एरिया के पानी को मतलब कि ये क्या किया गया है, जांच किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके बाद क्या बनता है, ठीक है। और जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन पैनल जो था, वो क्या कर रहा है, आज नोटिफाई कर रहा है जो अपना गैजेट है, ठीक है ना। जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, जम्मू कश्मीर जब डिसॉल्व हुआ था 2 यूनियन टेरिटरी में 2019 में, ठीक है ना, तो उसके बाद ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। तो इसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, जस्टिस राजना प्रसाद देसाई, ठीक है ना। रंजना प्रकाश देसाई जो है इसके अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा कौन होते हैं जो इस समिति पैनल में शामिल होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल होते हैं। और जो है एक जो यूनियन टेरिटरी या स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो शामिल होता है। फिर उसके बाद एसोसिएट मेंबर होते हैं। तो एसोसिएट मेंबर भी थे, जैसे कि आपका कश्मीर का जो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, तो उसके भी कुछ सदस्य थे, और बीजेपी के भी कुछ सदस्य थे। इन दोनों को मिला करके एसोसिएट मेंबर थे, ठीक है ना। बाकी जो हेड होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, रिटायर्ड जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। और एक आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी रहते हैं। तो ये 3 रहते हैं, ठीक है। तो इसका गैजेट जो है मतलब कि वो आज मतलब जारी कर दिया गया है। और जैसे कि इसमें क्या था कि जो रिड्रॉइंग कर रहे थे बाउंड्री, जो जम्मू कश्मीर जो चेंज हुआ था, जम्मू कश्मीर जब
बांटा गया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो असेंबली सीट होती है, ठीक है ना, असेंबली सीट जो 83 थी उसको 83 थी, उसको क्या किया जा रहा है, अब 90 किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है, 90 किया जा रहा है। तो 90 किया जा रहा है, तो उसमें प्रपोजल आया था कि 7 जो सीट बढ़ाया जाएगा। इसके पहले जो ड्राफ्ट प्रपोजल आया था उसमें 7 सीट जो बढ़ाए जाने का बात था कि 83 से उसको 90 करना है। तो 60 सीट कहाँ से बढ़ेगा, तो उसमें बताया गया था कि 6 सीट जो है आपका जम्मू से होगा और 1 सीट होगा कश्मीर से, ठीक है ना। और तो ड्राफ्ट भी उसी का निकला है, ठीक है ना, ड्राफ्ट निकला था। और फाइनल जो आज है आपका गजट जारी कर दिया गया, ठीक है ना। तो 7 ये बढ़ रहा है, असेंबली सीट बढ़ रहा है। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका मेन जो है, डिलिमिटेशन कमीशन किसके तहत बनाया जाता है स्टेट का, आर्टिकल 170 के तहत, आर्टिकल 170 के तहत बनाया जाता है, ठीक है। और फिर हर एक सेंसस पे या फिर मतलब कि यूनियन का अगर बनाना हो तो हर एक सेंसस होने के बाद बनाया जाता है, ठीक है ना, जनगणना होने के बाद बनाया जाता है। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन का समझ गए। और फिर एक और है, जैसे कि सेडिशन लॉ जो मतलब कि है ना, कॉलोनियल कानून इसको कहा जा रहा है, सीजीआई की तरफ से कॉलोनियल कानून कहा जाता है उनको, कहा करके सेडिशन को बुलाया जाता है उनके तरफ से कि क्यों ये कॉलोनियल कानून क्यों अभी तक चल रहा है, इसके बारे में भी सवाल कर चुके थे सीजीआई साहब। तो सेंटर जो क्या किया है, अगेन सीक मोर टाइम इन सेडिशन लॉ केस, तो और टाइम मांगा गया है सेंटर की तरफ से, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास से कि और उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए जिससे कि हम ऊपरी स्तर के बैठक को करके सेडिशन लॉ के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बता पाएँ। बाकी इसके बाद क्या था, सेंटर ऑन वेडनेसडे आज सुप्रीम कोर्ट फॉर ए वीक मोर, ठीक है ना, एक सप्ताह का समय से भी ज़्यादा का समय मांगा गया है टू फाइल इट्स रिस्पॉन्स देने के लिए, टू पील चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द सेडिशन लॉ, है ना। तो सेडिशन लॉ के वैलिडिटी पे पीआईएल फाइल किया गया था, तो उसी के रिस्पांस में सेंटर को क्या करना है, जवाब देना है। तो सुप्रीम कोर्ट से वही टाइम मांगा गया है, एक सप्ताह से भी ज़्यादा का। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन 2 days द गवर्नमेंट इज़ आस्किंग फॉर द एक्सटेंशन, मतलब कि ये दोबारा मांगा गया है। इसके पहले जो है 24 घंटा का समय मांगा गया था, फिर उसके बाद 1 सप्ताह का समय मांगा गया। पिटीशन सीकिंग द क्वाइज द कॉलोनियल सेडिशन लॉ, तो पिटीशन जो लगाया गया है तो वो क्या लगाया गया है कि इसको मतलब कि ख़त्म करने के लिए, कॉलोनियल सेडिशन लॉ जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये पील लगाया गया है, पिटीशन लगाया गया है, ठीक है। तो आपका इसके बाद देखते हैं साइंस एंड टेक का कुछ खबर है। तो इसरो के जैसे कि आप जानते हैं कि एस सोमनाथ है अभी चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है। तो एस सोमनाथ है इसरो के चेयरमैन। तो ये क्या कर रहे हैं, तो मून और मार्स के बाद अब हम लोग कहाँ हैं, वीनस पे मतलब कि स्पेसक्राफ्ट जो है तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जो कि वीनस के ऑर्बिट में जा सके। वीनस पे नहीं जाना है, वीनस के ऑर्बिट में जाना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, मून पे जाना था, ठीक है ना। चंद्रयान अभियान क्या था, मून पर जाना था, ठीक है ना, यहाँ पे लैंड करना था, लैंड रोवर या फिर और किसी चीज़ से भी। और मार्स पे जो भी गए थे तो वो क्या किए थे, मार्स पे मतलब कि उसके ऑर्बिट में गए थे, ठीक है ना। उसके ऑर्बिट में चारों तरफ से घूम करके वहाँ से उसका नज़दीकी से फ़ोटो ले करके या और रिसर्च करके भेजा जाता था, ठीक है ना। उसी तरह से वीनस के भी ऑर्बिट में जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है इसरो की तरफ से, ठीक है। तो एस सोमनाथ याद रखना है, चेयरमैन जो है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ है। और जैसे कि 58,275 पेंशनर जो आपका ये थे मतलब कि सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, उनका पेंशन जो है मतलब कि नहीं पहुंच पाया था। तो उसी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम था, इसके कारण से मतलब कि उनका पेंशन डिले हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ ध्यान आपको देना है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या किया है, तो इंट्रोड्यूस किए थे एक पोर्टल
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें कि सिस्टम, उसका नाम क्या था, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि रक्षा और स्पर्श, रक्षा और स्पर्श। तो ये पोर्टल था, तो ये क्या करता था कि मतलब कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र पेंशन किया जाता था इसके तहत, इस पोर्टल के तहत। इसमें पहले आपका आइडेंटिफिकेशन मैच हो जाएगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली जो क्या हो जाता है, पेंशन ट्रांसफ़र हो जाता है पेंशनर्स को। तो इसी में क्या हुआ, इसी में आपका मतलब कि जो बहुत सारे जो इस पर अपना आइडेंटिफिकेशन दे रहे थे, बहुत का क्लियर हुआ, और बाकी इतना लोगों का, इतना पेंशनर्स का 58,000 के लगभग के पेंशनर्स का आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हो पाया था, जिसके वजह से पेंशनर्स को अभी तक पेंशन नहीं मिल पाया है। ठीक है, ट्विटर पे चल रहा था, जिसके वजह से ये सफाई दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, ठीक है ना, कि पेंशनर्स को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो डिफेंस से रिलेटेड है ना। फिर उसके बाद ये देखते हैं नॉर्डिक लीडर्स के साथ जो है आपका, जो है नॉर्डिक लीडर्स के साथ आपका, यहाँ फ़ोटो देख रहे हैं आप, तो ये सब क्या है, नॉर्डिक लीडर्स हैं। नॉर्डिक कंट्री क्या है उसको देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ देखते हैं कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर क्या किए, बायलैटरल मीटिंग किए विद द काउंटर पार्ट ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के पीएम से बायलैटरल मीटिंग किया गया। और उसके बाद क्या है, तो ये मतलब कि ये जो 4 कंट्री है ना, ये क्या है, नॉर्डिक लीडर्स हैं, है ना, नॉर्डिक लीडर्स हैं। नॉर्डिक लीडर्स क्या होता है, मैप के तहत हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं। ऑन द साइडलाइन ऑफ द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट, तो कहाँ पे मिला गया था, सेकेंड इंडियन नॉर्डिक समिट हुआ था डेनिस में, है ना, डेनिस में। तो वहीं पे किया गया था, सेकेंड इंडियन नॉर्डिक समिट हुआ, उसी में पार्टिसिपेट किया गया था। तो उसके बाद नॉर्वेनियन काउंटर पार्ट जो है उनके द्वारा कहा गया, मतलब कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि नॉर्वेनियन काउंटर पार्ट को कि आवर टॉक इंक्लूड फर्दर कोऑपरेशन इन सेक्टर्स, है ना, कोऑपरेशन सहयोग किया जाएगा किन किन सेक्टर में, ब्लू इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी किया जा रहा है, और संभावना है कि इसमें और निवेश की बढ़ोतरी होगी, जैसे कि ब्लू इकोनॉमी में होगी, क्लीन एनर्जी हो गई, स्पेस हो गई, हेल्थ केयर प्रोडक्ट हुआ, है ना। इन सब में क्या किया जा रहा है, नॉर्वे का क्या है, हम लोगों के व्यापार का की पिलर है ना, फॉर इंडियन नेशनलिटी एंड और इसी के तहत की पिलर किस चीज़ का है, आर्टिक पॉलिसी जो जारी किया गया है हाल के दिनों में इंडिया की तरफ से, ठीक है ना। तो नॉर्वे उसका एक पिलर के तौर पे है, नॉर्वे क्या है, पिलर के तौर पे है। फिर उसके बाद स्वीडिश जो स्वीडन के काउंटर पार्ट से जो किया गया, तो उसमें भी कहा गया कि इसमें क्या डिस्कस किया गया इन दोनों के द्वारा कि डीपन बायलैटरल कोऑपरेशन इन की सेक्टर लाइक सिक्योरिटी, आईटी, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो सिक्योरिटी, सुरक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और इनोवेशन, जो रिसर्च एंड इनोवेशन है उसके क्षेत्र में क्या किया जाएगा, और मतलब कि सहयोग किया जाएगा। तो ये किस काउंटर पार्ट से हुआ सहमति, स्वीडन से, ठीक है ना, स्वीडन के काउंटर पार्ट से। तो उसके बाद सेपरेट मीटिंग किया गया आइसलैंड के मतलब कि पीएम से, है ना। तो इसमें भी क्या कहा गया कि पर्सनल इफोर्ट जो प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जो कैथरीन जैकोब्स है ना, जैकोब्स डोटीर, तो कैथरीन जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तरफ से क्या किया गया था, उनका खुद का पर्सनल इफोर्ट था जिसमें वो प्रमोट कर रही थी जेंडर इक्वालिटी को। तो उसके बारे में मतलब कि इंडिया के प्रधानमंत्री की तरफ से कूडोज मतलब कि दिया गया, ठीक है ना, कि ये बहुत हिम्मत वाला काम है। बाकी इसके बाद फिनलैंड के काउंटर पार्ट साना मैरिन से भी मुलाकात हुई, उसमें क्या डिस्कस किया गया, वे टू फर्दर सीमेंट बायलैटरल टाई इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड अदर सेक्टर, ठीक है ना। तो मजबूती लाने के लिए, किसमें, बायलैटरल टाइज में मजबूती लाने के लिए किन किन क्षेत्रों में, ट्रेड में, व्यापार में, इन्वेस्टमेंट में, निवेश में, टेक्नोलॉजी में, उद्यमिता जो है होता है, कल्चर के पार्ट में भी, ठीक है ना। फिनलैंड से कल्चर भी जोड़ा गया है, तो कल्चर मतलब कि संस्कृति के भी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में भी क्या किया जाएगा, उस बायलैटरल टाइज को और मजबूत किया जाएगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल्चर का थोड़ा सा ये देखेंगे, ठीक है ना, ये वाला न्यूज़ अभी देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद यहाँ से कहाँ चले गए थे, फ्रांस से चले गए थे। ये नॉर्डिक समिट होने के बाद जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ गए, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर एमेनुअल मैक्रोन से मिलने के लिए गए थे। उनको बधाई भी दे चुके थे सेकेंड टर्म में जो वो जीते हैं, है ना। तो उसमें बात किया गया, बायलैटरल टाइज के बारे में बात किया गया। म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है, मतलब कि म्यूचुअल इंटरेस्ट जो होता है, जो दोनों के आपसी आपका ज़रूरत की बातें हैं, है ना, तो उनको साझा किया गया। एज वेल एज रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, जो क्षेत्रीय और विश्व स्तरीय विकास के बारे में बात किया गया, और खासकर रसिया और यूक्रेन के बारे में भी बातचीत हुआ, ठीक है ना। तो ये नॉर्डिक कंट्री हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन कंट्री होता है पहले इससे देखिएगा, स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्री। पहले तो स्कैंडिनेवियन देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सा हुआ, एक स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ठीक है ना। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ये क्या हुए, स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गए, ठीक है ना। ये क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। बाकी इन तीनों, और उसके बाद फिनलैंड और आइसलैंड को मिला करके क्या बन जाता है, ये नॉर्डिक कंट्री बन जाता है। तो नॉर्डिक कंट्री में कितने हैं, डेनमार्क हो गए, नॉर्वे हो गए, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया और आइसलैंड हो गया, ठीक है ना। तो कितना देख रहे हैं, 5 कंट्री है जो कि नॉर्डिक कंट्री कहलाती है, ठीक है ना, नॉर्डिक कंट्री कहलाती है। नॉर्डिक कंट्री कहलाने का क्या है कि ये नॉर्थ में है ना, ये तो आप जान रहे हैं, नॉर्थ में है, नॉर्थ आपका हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या, नॉर्थ के मतलब कि सबसे नॉर्थ में ही ये सब कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सब नॉर्डिक कंट्री है। बाकी एक बाल्टिक कंट्री देख लीजिएगा। बाल्टिक कंट्री क्या है, ये बाल्टिक सागर है ना। तो बाल्टिक सागर के पास जो भी आता है, जैसे कि लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये सब क्या हो जाती है, ये सभी मिल करके बाल्टिक कंट्री कहला जाती है, ठीक है ना। तो इसका देख लीजिए आप। नॉर्वे का जो कैपिटल क्या है, ओस्लो। स्वीडन जो है स्टॉकहोम जो होता है यहाँ पे। और डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है ना, कोपेनहेगन है। और फिर उसके बाद ये बाल्टिक सागर आप देख रहे हैं, है ना, ये बाल्टिक सागर देख रहे हैं, ये बाल्टिक सागर है, ठीक है ना। तो इसके आसपास के सभी कंट्री क्या कहलाते हैं, बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। और फिनलैंड है यहाँ, हेलसिंकी, आइसलैंड है। और इस जगह का आपको यही देखना है, बाल्टिक कंट्रीज़ और नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं, फिर उसके बाद स्कैंडिनेवियन में कौन कौन से आते हैं और बाल्टिक में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो मैप लगा दिए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये डेनमार्क जो है, आइलैंड यहाँ पे है। इसके बाद इधर ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। तो ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, ये डेनमार्क का टेरिटरी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बीपीएससी में पूछा गया था, मेरे अंदाज से पिछले 65 में शायद पूछा गया था कि डेनमार्क जो है किसका टेरिटरी है, तो ग्रीनलैंड किसका टेरिटरी है, तो डेनमार्क का टेरिटरी है, ठीक है। तो इसलिए इन सब क्षेत्र का थोड़ा सा मतलब कि हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खबर। तो लाउड स्पीकर के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट मतलब कि दोबारा क्या कहेगी, इसके पहले ही 2005 के जजमेंट में कह चुकी है ना, कि लाउड स्पीकर 6 बजे से 10 बजे तक चलना चाहिए, 6 AM टू, जिसको भी मतलब कि चलाना है 6 to 10 PM चला सकती है। और उसके बाद क्या करना होगा, उसको पहले परमिशन लेना होगा, लेकिन कहाँ कोई सुनता कहाँ है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा। तो बाकी इसको मैंडेट कर दी थी कि रेगुलेट इज़ द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एंड टाइमिंग वेयर बेस्ड ऑन द लीगल प्रैक्टिस, है ना। ये जो रेगुलेट किया गया है लाउड स्पीकर और टाइमिंग को, ये क्या है, लीगल प्रैक्टिस के तहत है। किस चीज़ में, आर्टिकल 21 के फ्रीडम फ्रॉम द नॉइज पॉल्यूशन इज़ ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है, तो उसके तहत जो फ्रीडम फॉर नॉइज़ है ना, तो शोर से क्या है, आज़ादी की बात होती है, मतलब कि नॉइज़ पोल्यूशन से फ्रीडम इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये साफ साफ कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। बाकी आप देखते हैं कि आसपास में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये कांस फिल्म फेस्टिवल है, इसमें जो है इस बार इंडिया का रोल इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में देखेंगे। 75th एडिशन हो रहा है कांस फेस्टिवल का, फ्रांस में होता है ये।
तो इसमें क्या किया गया है, इंडिया को ऑनर करने के लिए दिया गया है। अपकमिंग जो मार्च में जो मार्च टू फिल्म है, तो उसमें रॉकेटरी प्रोड्यूसर जो है, मतलब कि पहला कंट्री होगा इंडिया जो कि ऑनर करेगा फिल्म, मतलब कि इनॉग्रेट किया जाएगा उसके तरफ से। जो वहाँ बहुत सारे फिल्म दिखाए जाते हैं, तो उसमें पहला फिल्म इंडियन की तरफ से चलेगा, ठीक है। और तो कांस फेस्टिवल याद रखिएगा, फ्रांस में हुआ है। बाकी नेक्स्ट खबर देखते हैं, हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन बर्थ इन लद्दाख। तो सेक्स रेशियो जो होता है, अनुपात जो है लद्दाख में क्या है, 1104 के अनुपात में मतलब कि बर्थ होता है वहाँ पे। 1000 लड़कों पे 1104 लड़कियाँ, इस तरह से मतलब कि ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। तो बॉटम में कौन है, मणिपुर है सबसे नीचे, ठीक है ना। वहाँ 880 बच्चे, 1880 का अनुपात है, ठीक है ना, चाइल्ड सेक्स बर्थ रेशियो में। फिर उसके बाद मणिपुर के बाद दादर एंड नागर हवेली है, गुजरात है, फिर हरियाणा है, फिर मध्य प्रदेश है। ये बॉटम से है, नीचे से 880 सबसे कम है, सबसे कम इंडिया में 880 सेक्स रेशियो बर्थ चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद टॉप पे कौन है, जो सबसे ज़्यादा मतलब कि होते हैं जहाँ बच्चों का अनुपात, सेक्स रेशियो अनुपात जो है, लैंगिक अनुपात जो है क्या है, ज़्यादा है। तो लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, त्रिपुरा है, केरला है। तो ये किसके तरफ से है, वाइटल स्टैटिकल बेस्ड ऑन 2020 का, मतलब कि ये स्टैटिकल रिपोर्ट है, किसके तरफ से जारी किया गया है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट की तरफ से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी लोएस्ट सेक्स रेशियो हो गया, और फिर 2019 का डाटा भी यहाँ कुछ दिया हुआ है कि 2019 में सबसे हाईएस्ट किस में था सेक्स रेशियो, अरुणाचल प्रदेश में 1024, और सबसे लोएस्ट रेशियो था गुजरात का, ठीक है, 901। और रिपोर्ट में क्या है, महाराष्ट्र और सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इनका मतलब कि रिपोर्ट में आंकड़ा शामिल नहीं है, ठीक है ना, ये अवेलेबल ही नहीं है। उसके पहले 2019 में भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये अवेलेबल नहीं दिया गया था, ठीक है ना। और जैसे कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1,43,000 के आसपास जो है, जो नवजात बच्चे थे उनका मौत हुआ है, ठीक है ना, 2020 में। तो उसमें से शेयर वैल्यू क्या है, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में 23%, मतलब कि 1,43,000 है ना, लगभग में 30,000 बच्चे क्या हुए ग्रामीण क्षेत्र से, मतलब कि नवजात बच्चों की मौत हुई है। अब बाकी 76% के लगभग में क्या हुई है, आपका अर्बन क्षेत्र से, मतलब शहरी क्षेत्र से नवजात बच्चों की मौत हुई है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में दिया गया है। तो रिपोर्ट को थोड़ा सा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, रिपोर्ट देख लीजिएगा, रिपोर्ट का नाम देख लीजिएगा। बाकी कौन टॉप पे है वो देख लेना है, कौन बॉटम पे है वो भी देख लेना है। कम से कम 3-3 याद रख सकते हैं आप लोग। और महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि 4 स्टेट जो है उसका शामिल नहीं किया गया है। बाकी नवजात बच्चों की मृत्यु भी इसमें शामिल की गई है, वो देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं आईआर से रिलेटेड खबर है। यू प्रपोज किया गया है, यू की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रपोज किया गया है एक ड्राफ्ट, जिसमें कि कहा गया है कि रशियन ऑयल जो लेते हैं हम लोग, यू जो लेता है रशियन ऑयल, है ना, तो उसको क्या किया जाए, फेज मैनर में मतलब कि ख़त्म किया जाएगा। तो 6 महीने में उनका प्रपोज जो अगर किया हुआ है, अगर वो मतलब कि ये हो जाता है, अगर वो पास हो जाता है वो चीज़, तो उससे क्या हो जाएगा, जो रसिया से सप्लाई किया जाता है यूरोपियन यूनियन को, तो रिफाइंड और प्रोडक्ट जो भी मतलब कि रिसीव किया जाता है यू जो रिसीव करता है रसिया से, वो 6 महीने के बाद उससे लेना बंद कर देगा। प्रपोज फेजिंग और सप्लाई ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, जो है क्रूड ऑयल 6 महीने के अंदर वो ख़त्म कर देगा लेना, मतलब फेजिंग आउट मतलब कि लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। यू जो लेता है अभी वो 6 महीने के बाद नहीं लेगा। और फिर उसके बाद रिफाइंड प्रोडक्ट जो है लेता है वो भी 2022 के अंत के बाद से लेना बंद हो जाएगा। तो उसमें प्रपोज किया गया है कि हम क्या करेंगे उस चीज़ को, मतलब कि रसिया से क्रूड ऑयल और रिफाइनरी प्रोडक्ट ये दोनों लेना बंद कर देंगे। क्रूड ऑयल 6 महीने के अंदर बंद कर देना है,
6 मंथ के अंदर बंद करना है। बाकी ये जो है रिफाइंड प्रोडक्ट जो है इसको 2022 के अंत तक होते होते इसको भी लेना बंद कर देना है, इंपोर्ट करना बंद कर देगा EU रसिया से। बाकी ऐसा हो जाता है तो EU को पहले सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमको दूसरा जो अदर सोर्स जो है ना, कि ऑयल, ये क्रूड ऑयल कहाँ से लेना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट ये कहाँ से लेना पड़ेगा। रिफाइनरी प्रोडक्ट में तो हालांकि मतलब कि बहुत ये है, लेकिन क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल लेना कहाँ से पड़ेगा, तो जैसा कि अमेरिका से मंगवाया जाएगा या मिडिल ईस्ट से मंगवाया जाएगा, तो बाकी उसमें तो खर्च बैठेगा, है ना। रसिया से क्या है, रसिया से पाइपलाइन बिछा है EU तक, है ना। रसिया से पाइपलाइन बिछा है क्रूड ऑयल का, या फिर गैस पाइपलाइन पर बिछा हुआ है, ऑयल पाइपलाइन भी बिछा हुआ है। तो अब यहाँ दूसरे जगह से मंगवाया जाएगा तो वो तो मंगवाया जाएगा तो वो किसके तरफ अभी वर्तमान में क्या करेगा, शिपिंग ट्रांसपोर्टिंग के तहत मंगवाया जाएगा, तो वो उसमें खर्च बढ़ जाता है। और जैसा कि EU को हर समय क्या होता है, ज़रूरत होता है नेचुरल गैस का, किस चीज़ के लिए, हीट, मतलब कि होम में जो है ना, घरेलू घर में हीट जनरेट करने के लिए, वहाँ पे ठंड रहता है तो वहाँ हीटर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द ब्लॉक, ठीक है ना। टू यूज्ड नेचुरल गैस यूज टू हीट होम्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस ब्लॉक। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, क्रूड ऑयल और रिफाइनरी प्रोडक्ट लिए जाते हैं रसिया की तरफ से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल प्रपोज़ किया गया है, ठीक है ना। अब ये EU में यूरोपियन यूनियन जो काउंसिल बैठेगा, काउंसिल में मतलब अभी प्रपोज़ किया गया है, सभी देश अगर सहमत होते हैं तो उसको मतलब कि वो गैजेट जैसे प्रस्तुत होता है उसी तरह से हो जाएगा और फेजिंग आउट शुरू कर दिया जाएगा। बाकी इससे 2 कंट्री याद रखिएगा, हंगरी और स्लोवाकिया। हंगरी और स्लोवाकिया 2 कंट्री है, हंगरी और स्लोवाकिया, इन दोनों के ऊपर नहीं है, ये भी EU के पार्ट हैं, यूरोपियन यूनियन के ये भी पार्ट हैं। यूरोपियन यूनियन में जो 27 टोटल देश हैं, ठीक है ना, टोटल जो 27 कंट्रीज़ हैं, है ना, तो उसमें से 2 कंट्री आप माइनस कर दीजिए, 25 कंट्रीज़ क्या करेगा, 6 महीना में पूरा मतलब कि फेज़ आउट कर देगा क्रूड ऑयल का, और 2022 के अंत तक रिफाइनरी प्रोडक्ट का। लेकिन ये 2 कंट्री नहीं करेंगे, हंगरी और स्लोवाकिया, इनको एग्जेप्शन दिया गया है, इसलिए कि पूरी तरह से निर्भरता जो है ना ये रसिया पे ही है। हंगरी और स्लोवाकिया ये 2 कंट्री है, जो कि अदर जो 25 कंट्री है ये लोग तो थोड़ा सा रेशियो में कभी कोई कम है, कोई 11% है, कोई 92% है, इस तरह से है, ठीक है ना। जो निर्भरता है क्रूड ऑयल का या गैस का, तो वो रसिया के ऊपर निर्भरता क्या है, किसी का सबसे कम में 11 से 12% है, किसी का 92% तक भी मतलब कि उसका निर्भरता है। तो उसी तरह से बटा हुआ है सबका, किसी का 35 है, किसी का 40 है। तो हंगरी और स्लोवाकिया जो है सबसे हाईएस्ट जो है निर्भर किस पे है, रसियन ऑयल पे ही। तो उसको कोई अन्य मतलब कि रास्ता भी नहीं है, तो इस कारण से उन दोनों को अभी एग्जम्पशन मतलब कि दिया गया है कि आप अच्छा ठीक है आप बाद में कर लीजिएगा, हम लोग लेकिन इधर 25 कंट्री क्या करेंगे, रसिया से अभी मतलब कि लेना बंद कर देंगे। तो ये प्रपोज़ किया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या होगा। नॉर्थ कोरिया का जान नहीं रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का ये करता है, शो ऑफ कर रहा है नॉर्थ कोरिया, ठीक है ना। सैंक्शन हट जाए इसके कारण वो शो ऑफ करेगा, बातचीत नहीं करेगा लेकिन शो ऑफ करेगा। बाकी यहाँ दिया हुआ है कि 14 वेपन टेस्ट कर दिया गया है इस साल में, है ना। 2017 से ये जो फुल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब कि शो ऑफ कर रहा है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, प्योंगयांग याद रखिएगा इनका कैपिटल, है ना। ये पूछा मतलब कि कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये नॉर्थ कोरिया का बात हो रहा है, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया सियोल का वो अलग है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये पार्ट है, तो नॉर्थ कोरिया ये ऊपर नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और ये साउथ कोरिया। तो इसका जो कैपिटल क्या है, प्योंगयांग, और इसका सियोल, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि ई कॉमर्स जो कंपनी अमेज़न है, इसका टारगेट था पहले 2025 तक क्या करने का, एक्सपोर्ट करवाना। मेक इन इंडिया के तहत जो इंडिया प्रोडक्ट था 10 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। 10 बिलियन करोड़ का मतलब कि लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, 20 बिलियन कर दिया गया है। ई कॉम फर्म सेट्स 2025 गोल ऑफ $20 बिलियन, ठीक है ना।
तो अपना 10 बिलियन से क्या कर दिया गया, 20 बिलियन का प्रोडक्ट वो क्या करेगा, मेक इन इंडिया का जो गुड्स है उसको बेचेगा, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करेगा। क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट ऑफ 10 बिलियन वर्थ मेक इन इंडिया गुड्स बाय 2025, ठीक है ना। हालांकि ये जो 10 बिलियन का कब किया गया था अनाउंसमेंट, ये जनवरी 2020 में ही किया गया था, ठीक है ना। कोरोना से पहले का बात है कि मतलब शुरुआती दौर में तभी उतना नहीं फैला था। जनवरी 2020 में टारगेट किया गया 2025 तक मेक इन इंडिया के मतलब तहत जो एक्सपोर्ट किया जाएगा सामान का, मेक इन इंडिया के तहत जो बना सामान है उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा $10 बिलियन का, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 20 बिलियन कर दिया गया है। 2025 तक टारगेट सेट किया गया था, ठीक है। बाकी एक सर्विस एक्सपोर्ट सेट ए न्यू रिकॉर्ड। सर्विस एक्सपोर्ट जो है इंडिया का जो सर्विस सेवा जो निर्यात है, भारत का सेवा निर्यात जो है वो रिकॉर्ड मतलब कि 254 बिलियन के आसपास में ये हुआ, एक्सपोर्ट हुआ है। किस ईयर में, किस फाइनेंशियल ईयर में, 21 to 2022, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2021 से 22 के वित्तीय साल में $254 बिलियन का क्या किया गया, भारत से सेवा निर्यात किया गया। सेवा निर्यात क्या हो जाता है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हुआ, ठीक है ना, कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस मतलब सेवा क्षेत्र, बिजनेस सर्विस, है ना, ट्रांसपोर्ट वेयर टू टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। ये सेवा निर्यात में ये सब मतलब ऊपर के वस्तु हैं, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स का यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ से लोग जाते हैं तो वो भी सर्विस देने ही जा रहे हैं ना, तो सर्विस का एक्सपोर्ट भी एक तरह से हो रहा है। बाकी एक खबर बीच में यहाँ छूट गया था हम लोगों का, ठीक है ना। बोले थे कि आर्ट एंड कल्चर से करवाएंगे या यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि सभी को गिफ्ट दिया गया, क्या क्या गिफ्ट दिया गया ये देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए कि और कहाँ से क्या बनता है, क्या चीज़ है, ये जानना जरूरी है। इसलिए कि आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट हम लोगों का पढ़ता है, तो आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा सकता है। जैसे कि क्या किया गया, मोदी जी के द्वारा दिया गया गिफ्ट रोगन पेंटिंग दिया गया, जो क्या है, क्लोथ पे मतलब कपड़े पे प्रिंट किया जाता है। कहाँ पे, गुजरात के कच्छ इलाके में मतलब कि ये बनाया जाता है, जहाँ पे कपड़े पे पेंटिंग किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, रोगन पेंटिंग। इसको दिया गया कहाँ, ये डेनिस क्वीन जो मार्गरेट है उनको दिया गया, ठीक है ना। तो रोगन पेंटिंग याद रखिएगा। एन आर्ट ऑफ क्लोथ प्रिंटिंग प्रैक्टिस इन गुजरात कच्छ, कहाँ बनाया जाता है, कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, इस मतलब कि कहाँ तैयार किया जाता है इसको, गुजरात के कच्छ में, रोगन पेंटिंग। फिर और ये दिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेनिस क्वीन मार्गरेट को, ठीक है ना। तो पेंटिंग हम लोगों को देखना है, गुजरात के कच्छ में बनता है ये देखना है, क्लोथ पेंटिंग है वो देखना है, नाम देखना है रोगन पेंटिंग। बाकी उसके बाद दूसरा है सिल्वर मीनाकारी बर्ड फिगर, जो है पक्षी का एक चित्र सिल्वर मीनाकारी दिया गया है, जो कहाँ से बनता है, कहाँ बनता है, वो बनारस में, ठीक है ना। कहाँ का है, बनारस का, ठीक है ना। ये क्राउन प्रिंस मैरी को दिया गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ब्राश ट्री एक दिया गया, ब्राश ट्री ऑफ लाइफ, कहाँ का है, राजस्थान का। ये फिनलैंड के काउंटरपार्ट, फिनलैंड के मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है ना, क्या नाम है, साना मारिन को दिया गया। फिर उसके बाद एक ढाल दिया गया, ढाल विथ कोफ्टगिरी आर्ट फ्रॉम राजस्थान, जो राजस्थान का ही बना हुआ है ढाल, जो कोफ्टगिरी साथ में है। ढाल के साथ क्या है, कोफ्टगिरी भी आर्ट के तहत में बनाया गया था। मतलब ढाल पे कलाकारी किया गया है, उसके क्या कहा जाता है, कोफ्टगिरी, ठीक है ना। और वो कहाँ बनाया जाता है, राजस्थान में। और उसके बाद वॉल हैंगिंग विथ कच कच एम्ब्रॉयडरी, इसको भी दिया गया है किसको, नॉर्वे और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर को। तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को क्या दिया गया, ढाल विथ कोफ्टगिरी, है ना, राजस्थान का। और उसके बाद डेनमार्क के काउंटर पार्ट को दिया गया वॉल हैंगिंग विथ कच एम्ब्रॉयडरी, ये भी कच्छ में बनाया जाता है। सॉरी, एक मिनट दीजिएगा, सॉरी दोस्तों। तो ये आपका वॉल हैंगिंग कच्छ में बनाया जाता है। वो वॉल हैंगिंग का एक मतलब कि एम्बर्गो दिया गया था,
जो एक तस्तरी टाइप का होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद एक पश्मीना सॉल दिया गया है, ठीक है ना। स्वीडन के काउंटर पार्ट स्वीडन के पीएम को है, जो इंडिया के पीएम की तरफ से क्या भेंट किया गया, पश्मीना सॉल, ठीक है ना, जो कि एक मैच बॉक्स में मतलब कि कवर हुआ था, वो कवर हो जाता है मैच बॉक्स में, मतलब पैक किया हुआ पश्मीना सॉल दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है, ठीक है। और ढोकरा बोट जो है, ढोकरा बोट जो छत्तीसगढ़ का है, वो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक ऑफ डेनमार्क के क्राउन प्रिंस को दिया गया है। तो ढोकरा बोट क्या होता है, ढोकरा इज ए नॉन फेरस मेटल ढोकरा इज ए नॉन फेरस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट यूजिंग द लॉ वैक्स कास्टिंग टेक्निक समथिंग इन यूज इंडिया फॉर ओवर 400 ईयर, मतलब 4000 साल पहले ये ढोकरा का भी यूज होता था, ठीक है ना। तो कास्टिंग क्राफ्ट है, ठीक है ना, हस्तकरघा है। तो इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा एक बार फिर से। रोगन पेंटिंग हो गई, सिल्वर मीनाकारी हो गई, रोगन पेंटिंग गुजरात की, सिल्वर मीनाकारी बर्ड फिगर बनारस की, ब्रास ट्री जो है राजस्थान की, ढाल विथ कॉफ्टगिरी कहाँ है, राजस्थान से, फिर वॉल हैंगिंग कहाँ से है, कच्छ से है, फिर पश्मीना सॉल जम्मू कश्मीर। पश्मीना सॉल तो हालांकि सबकी जुबान पे होगी कि पश्मीना सॉल जो है जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। ढोकरा बोर्ड जो है कहाँ बनाया गया था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का है, तो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, 1 मिनट दीजिएगा, यू का हो गया था। एक मिनट दीजिएगा जरा सा। साइबर अटैक पे देखते हैं, मतलब कि इंटरनल सिक्योरिटी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। साइबर सिक्योरिटी हम लोग जैसे कि सिलेबस में दिया हुआ है कि 18 लाख जो है साइबर अटैक जो है उसको क्या किया गया है, जनवरी से मार्च तक में देखा गया है। जो इंडिया में, भारत में जो है 18 लाख साइबर अटैक्स का, मतलब कि जनवरी से मार्च के में इंडिया में देखा गया है। ये किसके तरफ से है, ये नॉर्टन नॉर्टन लाइफ लॉक के तरफ से ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है, ये क्या है, ग्लोबल मतलब कि विश्व स्तर पे साइबर सिक्योरिटी से मतलब कि ये साइबर सिक्योरिटी का सर्विस देता है। ये कौन सी सेवा प्रदान करता है, साइबर सिक्योरिटी की सेवा, मतलब कि साइबर थेफ्ट अगर आपके पास है, ठीक है ना, आपको डर है कि साइबर अटैक हो सकता है, तो ये कंपनी क्या करती है, उसको साइबर सिक्योरिटी प्रदान करती है, ठीक है ना। तो इनके द्वारा कहा गया है कि ये कितना ब्लॉक किए हैं, 18 लाख के लगभग में थ्रेट्स को ब्लॉक किए हैं, ठीक है ना। जो 18 लाख के लगभग में थ्रेट्स जो साइबर सिक्योरिटी की तरफ से था उसको ब्लॉक किया गया है। जो मतलब कि हर दिन कितना होता है, मतलब कि लगभग में 2 लाख समझ लीजिए, 5,000 कम है, हर दिन 2 लाख के लगभग में साइबर अटैक होता है इंडिया पे। और उसमें से जो है जनवरी से आपका मार्च के दिन में 18 लाख के लगभग में साइबर अटैक को रोका गया है, ठीक है। और इसमें से क्या है, 59,000 क्या है, फिशिंग अटैम्प्ट है, और 31,000 के लगभग में टेक सपोर्ट स्कैम है, ठीक है ना। तो कैटेगरी होता है, ठीक है ना, साइबर अटैक का कैटेगरी होता है कि कौन सा साइबर अटैक हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि फिशिंग अटैम्प्ट है कि जाल में फांस लेना, या फिर टेक सपोर्ट स्कैम है कि ये मतलब कि आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये सब टेक सपोर्ट स्कैम है। तो ग्लोबली कंपनी क्या करती है, ब्लॉक करती है, बहुत सारे बिलियंस ऑफ अटैक्स ब्लॉक करती है, अरबों में ब्लॉक करती है ये कंपनी। और इसमें क्या होता है, इस कंपनी पर लगभग में 11 मिलियन अटैक हर एक दिन ब्लॉक करती है ग्लोबली, ठीक है ना। और इंडिया में लगभग में 2 लाख के लगभग में पर डे जो है अटैक को रोका जाता है। तो 3 डिफरेंट टाइप का क्रिमिनल जो है, जो क्रिमिनल्स जो साइबर सिक्योरिटी साइबर थेफ्ट जो है, जो साइबर चोर हैं, वो लोग क्या है, 3 डिफरेंट टाइप में बांटे गए हैं इस जगह। जैसे कि डीप फेक्स, रोमांस स्कैम और क्रिप्टो स्कैम,
ये 3 कैटेगरी में थेफ्ट्स को दर्शाया गया है कि डीप फेक्स के तहत में सिक्योरिटी पे थेफ्ट करते हैं, फिर रोमांस स्कैम का करके उसको सिक्योरिटी पे थेफ्ट करते हैं, और क्रिप्टो स्कैम भी आजकल बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ डीप फेक क्या है, इट सेड वे आर बीइंग यूज्ड इन स्कैम कंज्यूमर एंड स्प्रेड डिस इन्फॉर्मेशन। तो स्कैम किया जाता है किसके साथ, कंज्यूमर के साथ, और उसको डिस इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आज जैसे कि आरबीआई की गाइडलाइन आई कल, ठीक है ना, और साइबर वाले कुछ करना चाहते हैं तो वो आरबीआई का गाइडलाइन कर करके किसी को मतलब कि बोल दें कि आप मतलब कि ओटीपी आया है उसको सेंड कीजिए या फिर और कुछ कीजिए, तो जो जानकार नहीं होता है वो दे भी देते हैं, है ना। तो वो आपका साइबर ठगी हो गया एक तरह से। तो डीप फेक यूज टू क्रिएट फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, ठीक है ना, जैसे कि आरबीआई की तरफ से लोगो लगा लेंगे, नाम दे देंगे, फिर उसके बाद आपका फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं और फ्यूल चैरिटी स्कैम भी करते हैं आजकल प्रोपेगेंडा किस चीज़ पे, यूक्रेन वॉर पे ज़्यादा चल रहा है, इस पर प्रोपेगेंडा फैलता है, तो इस पर भी साइबर सिक्योरिटी नॉर्टन लैब जो है वो की है, नज़र गड़ाई हुई है। बाकी नॉर्टन लैब ऑल्सो ट्रैक्ट 29 मिलियन ऑफ कितना का $29 मिलियन का क्रिप्टो भी मतलब कि रिसीव की है, ठीक है ना। नॉर्टन लैब जो स्कैम हुए हैं तो $29 मिलियन के क्रिप्टो क्या किए गए हैं, उसको वापस लिए गए हैं, मतलब स्कैम हो जाने से रोका गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड चैनल क्या करता है, तीसरा जो है वो रोमांस फ्रॉड करता है, जैसे कि प्रे ऑन वल्नरेबल पीपल लुकिंग फॉर द लव एंड कनेक्शन, है ना। तो थर्ड चैनल यही है, रोमांस फ्रॉड किया जाता है, ठीक है ना, लुभावनी बातें। बाकी नेक्स्ट खबर पे आते हैं, देखते हैं। नो मेडिकल केयर फॉर 40% ऑफ रिकॉर्डेड डेथ इन 2020, हाईएस्ट एवर अभी तक में 45% ऐसा रिकॉर्ड डेथ किया गया है 2020 में 45% का रिकॉर्ड किया गया है, डेथ मौत को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सिर्फ नो मेडिकल केयर, मतलब मेडिकल केयर उनको नहीं मिल पाया है, इस वजह से वो उनकी मौत हुई है, ठीक है ना। तो जो मौतें कुल मौतें हुई, जैसे कि कुल मौतें हुई, ठीक है ना, 100% की कुल मौत हुई, ठीक है ना। तो कुल मौत में से अलग अलग कारणों से मौत हुई, इसमें से 45% ऐसे हैं जिनकी मौत सिर्फ इस कारण से हुई कि उनको मेडिकल सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई, मेडिकल सुविधाएं या सेवाएं प्राप्त नहीं होने के कारण क्या हुए, 45% लोग यहाँ पे मरे हैं। जो कुल मौतों में 45% मेडिकल सेवाएं प्राप्त नहीं होने के कारण मरे हैं, और ये 45% जो है सबसे ज़्यादा है। 2020 का है ये डाटा, ये कब का डाटा है, 2020 का डाटा, और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके पहले भी मौत होता था लेकिन बहुत कम, ठीक है ना। तो ये जैसे कि ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये होता था पहले 10%, 2009 के समय में 10%, फिर उसके बाद लगभग में 2011-12 ये सब तरह से दिया हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा अभी पहुंच गया है यहाँ पे 45% के आसपास, ठीक है। और ये किसके तरफ से जारी किया गया है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत जो लैंगिक अनुपात भी दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखिएगा। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जैसे कि वेट प्रोक्योरमेंट है, जो गेहूं का खरीदारी किया जाना था सरकार की तरफ से, तो जितना टारगेट रखा गया था उससे कम खरीदारी हो पाई है। और जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारा स्कीम चलता है, जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा स्कीम चलाया जाता है, पोषण अभियान चलाया जाता है, या फिर पीडीएस सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास अगर सरकार के पास गेहूँ ही नहीं पहुँचेगा तो वो क्या करेगी, वो बांटेगी कैसे। तो उसके लिए क्या किया गया, मैनेज किया गया है, कुछ क्या मैनेज किया गया है कि जहाँ पे गेहूं का ज़रूरत कम है, या फिर मतलब गेहूं के साथ क्या किया जा रहा है, चावल भी मतलब कि पीडीएस में दिया जाएगा, पीडीएस में, या फिर आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, इसके तहत में क्या किया जाएगा, उसको चावल अब दिया जाएगा कुछ राज्यों को। बाकी बहुत सारे राज्यों में क्या है, वहाँ कहीं चेंज नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में क्या किया गया है, वहाँ पे एलोकेशन क्या कर दिया गया है, चावल का बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका खबर को पूरा देखते हैं, इसलिए कि ये सिलेबस में अलग से फूड सिक्योरिटी पेपर नंबर 3 में, GS पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर में देखिएगा, उसके बाद जो है
आपका फूड मतलब कि सिक्योरिटी में भी बहुत सारा है कि स्टॉक बफर स्टॉक कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि विथ ए रिकॉर्ड लो वेट प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट एक्सपेक्टेड दिस रवि सीजन, जैसे कि रवि सीजन जो चल रहा है, इसमें एक्सपेक्टेड किया गया था कि वेट जो गेहूं का जो मतलब ख़रीदारी होगा, मतलब कि होगा क्या, मतलब कि गेहूं का जो ख़रीदारी हुआ इस साल में, गेहूं के ख़रीदारी में बहुत कम हुआ है। एस्टिमेट किया गया था कितना, एस्टिमेट किया गया था कि आपका 444 लाख मीट्रिक टन का मतलब कि ये किया गया था प्रोक्योरमेंट, मतलब कि एस्टिमेशन था। शुरू से ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि क्या है कि एलोकेशन जो है वेटनरी रिड्यूस द वेट एलोकेशन, है ना, रिड्यूस किया गया है वेट एलोकेशन जो दिया जाता है, तो उसमें कमी की गई है। तो गेहूं के जो एलोकेशन में कमी की गई है कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया गया। जो इसके तहत जो अनाज मिलता था, गेहूं चावल, है ना, गेहूं चावल, बीच में चना, आपका ये चना भी मिला था, है ना, दाल भी दिया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ गेहूं और चावल दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में बांटना है, तो उसके एलोकेशन में क्या कर दिया गया है, गेहूं का कमी कर दिया गया है। और कब तक किया गया है, ये सितंबर तक जो ये स्कीम चल रहा है, अभी फर्दर जो डेट बढ़ा करके किया गया है सितंबर तक, तो ये सितंबर तक ही चल रहा है। हाउएवर द रिड्यूस्ड वेट कोटा विल बी रिप्लेनाइज्ड विथ राइस टू कीप द ओवरऑल फिगर इंटैक्ट। तो ये जो है, जो वीट गेहूं कम किया गया है, तो इसके बदले क्या दिया जा रहा है, राइस दिया जा रहा है, मतलब कि चावल दिया जा रहा है। एज पर द रिवाइड एलोकेशन 3 स्टेट, जैसे बिहार, केरला और उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट ऐसे हैं, बिहार, केरला और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जिनको गेहूं मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। एनी वीट, मतलब कि नॉट रिसीव एनी वीट फॉर द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द PMGKY के तहत में, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो गेहूं का, ये 3 स्टेट में नहीं दिया जाएगा, बिहार, केरला और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, वेट कोटा 8 अदर्स थोड़ा सा कम कर दिया गया। यहाँ तो 3 स्टेट में मिलेगा ही नहीं, लेकिन कुछ 8 अन्य मतलब राज्यों में क्या किया गया है, वेट कोटा कम कर दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मिलना था आपको 10 मीट्रिक टन मिलना था, तो वो वहाँ पे मिलेगा 5 मीट्रिक टन, 6 मीट्रिक टन, इस तरह से। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो इन 8 स्टेट में क्या किया गया है, वेट का कोटा, मतलब गेहूं का कोटा कम कर दिया गया है, ठीक है ना। देयर इज़ नो चेंज इन द वेट एलोकेशन फॉर द अदर रिमेनिंग, मतलब इसके अलावा इन 3 स्टेट, यहाँ पे तो गेहूं मिलेगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ गेहूं मिलेगा ही नहीं, बाकी इन स्टेट में कोटा कम कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी जो बचे 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं किया गया है, मतलब जितना गेहूं मिलता था उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो अब बाकी यहाँ जो 8 स्टेट में कम किया गया है, जो इन 8 स्टेट में कम किया गया है गेहूं का अलॉटमेंट, तो जितना कम हुआ है उतना क्या कर दिया जा रहा है, उतना चावल दे दिया जा रहा है। और यहाँ जो एकदम ख़त्म कर दिया गया है, तो जितना ख़त्म किया गया है उतना ही चावल दे दिया जा रहा है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में, ठीक है। और उसके बाद यूनियन फूड मिनिस्ट्री रहती है इसमें शामिल, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। और फूड सिक्योरिटी अभी कौन है, सुधांशु पांडे, ठीक है ना। फूड सिक्योरिटी सुधांशु पांडे वर्तमान में ही बनाए गए हैं, हाल फिलहाल में ही बनाए गए हैं, वर्तमान में नहीं, हाल फिलहाल में बनाए गए हैं। और एडिशनल एलोकेशन, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, एडिशनल एलोकेशन ऑफ 55 लाख मेट्रिक टन ऑफ राइस विल बी मेड एंड द सेम क्वालिटी ऑफ वेट विल बी सेव्ड। जितना मतलब कि 50 लाख मेट्रिक टन का गेहूं जो है काटा जा रहा है एलोकेशन, और 50 लाख मेट्रिक टन ही चावल दिया जा रहा है, ठीक है ना।
तो जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ओनली क्या है, हाउएवर डिस्कशन आर नोट विद द स्टेट एंड एलोकेशन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030. Pandey also said the revision is for the PMKGAY only. However, discussion are on with the states on allocation under the National Food Security Act 2013. मतलब कि स्टेट्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ये निर्णय लिया गया है, ठीक है ना, इनके द्वारा कहा गया है, फूड सेक्रेटरी के तहत द्वारा कहा गया है। और ये रिवीजन होने के बाद क्या होगा, टोटल पर मंथ वेट एलोकेशन क्या है अंडर PMKGY विल कम डाउन टू 7.12 लाख मेट्रिक टन। मतलब कि कुल जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अभी तक कितना हो रहा था, 18 लाख, लगभग में 18 लाख मेट्रिक टन पर मंथ गेहूं दिया जाता था। लेकिन एलोकेशन कम हो जाने के बाद क्या हो गया, अब यही गेहूं कितना दिया जा रहा है, 7 लाख के लगभग 7 लाख मेट्रिक टन के दिया जाएगा अब, ठीक है। और राइस का है वैल्यूएशन ऐड बढ़ गया है, जैसे कि पहले दिया जाता था कि 21 लाख मेट्रिक टन के लगभग में राइस एलोकेट किया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाएगा, 32 लाख, लगभग 32 लाख मेट्रिक टन एलोकेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो गेहूं के बदले चावल दिया जा रहा है, ठीक है ना। और मिनिस्ट्री एस्टिमेटेड ए वेट प्रोक्योरमेंट, वेट जो प्रोक्योरमेंट का जो एस्टिमेशन था, ठीक है ना, कि कितना खरीदारी करना है, तो 195 लाख मेट्रिक टन जो है खरीदने का ये टारगेट रखा गया था। और इनिशियल मतलब इसके पहले टारगेट कितना रखा गया था, 444 लाख मेट्रिक टन का। मतलब सोच रहे हैं 444 लाख मेट्रिक टन का मतलब कि ये रखा गया था, पहले में टारगेट रखा गया कि इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, FCI के द्वारा क्या करेगी, गेहूं खरीदेगी 444 लाख मेट्रिक टन, लेकिन फिर इसको 195 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया। अब देखते हैं कि आया कितना अभी एक्चुअल में, ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-23 द वेट स्टॉक स्टूड द 190 लाख मेट्रिक टन एंड द फ्रेश एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट इज 195 लाख मेट्रिक टन। मतलब कि अभी तक क्या है, वेट स्टॉक अभी तक कितना पहुंचा है गेहूं का, हम लोग का स्टॉक, बफर स्टॉक जो है, मतलब कि स्टॉक जो है टोटल कुल जो FCI के पास रखा हुआ गेहूं है वो 190 लाख मेट्रिक टन रखा हुआ है, जबकि स्टेट में कितना एस्टिमेट किया गया था खरीदारी करने का, 195 लाख मेट्रिक टन, है ना। तो यहाँ आपको ध्यान देना है एक चीज़ और, ये टोटल नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्टॉक जो है टोटल स्टॉक मतलब कि इसके पहले 190 लाख मेट्रिक टन का मतलब कि स्टॉक है, फिर उसके बाद 195 लाख मेट्रिक टन खरीदा जाएगा, फिर उसके बाद टोटल कितना पहुंच जाएगा, 385 लाख मेट्रिक टन। तो वेट स्टॉक कितना था, 190, पहले का जो बचा हुआ था 190 का लाख मेट्रिक टन स्टॉक था, और अब प्रोक्योरमेंट कितना किया जाएगा, 195 लाख मेट्रिक टन। तो टोटल स्टॉक हो जाएगा 385 लाख मेट्रिक टन, ठीक है ना। तो हम लोग के पास कितना स्टॉक रहेगा, 385 लाख मेट्रिक टन का गेहूं, ठीक है ना। गेहूं कितना रहेगा, 385 लाख मेट्रिक टन। और फिर उसके बाद तो बहुत सारा वेरियस स्कीम के तहत जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि आपका PDS के तहत में सस्ता अनाज दिया जाता है, ठीक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना, उसके तहत में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 2 रुपये किलो गेहूँ, और चावल जो किया जाता है 3 रुपया, इस तरह से किया जाता है जो। और फिर पोषण अभियान के तहत में, मिड डे मील के तहत में सरकारी स्कूल में जो बांटा जाता है, और भी अन्य जो मतलब कि सहायता दी जाती है, मतलब वेलफेयर स्कीम, जितना भी वेलफेयर स्कीम है, ठीक है ना, वेलफेयर स्कीम जितना भी सरकार की तरफ से लागू किया जाता है, उसके लिए कितना स्टॉक चाहिए होता है। तो कुल हम लोग के पास कितना है, 385 लाख मेट्रिक टन। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर डिफरेंट वेलफेयर स्कीम अबाउट 80 लाख मेट्रिक टन विल बी देयर इन स्टॉक। तो 385 में से समझ लीजिए वेलफेयर स्कीम पे कितना खर्च होगा, 305 लाख मेट्रिक टन का गेहूं क्या हो जाएगा, वेलफेयर में चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि वेलफेयर मतलब कल्याण में, ठीक है ना, कल्याण योजना में, कल्याण योजनाओं में, ठीक है ना। जैसे कि कल्याण योजनाओं में क्या हो गया
पीडीएस हो गया, मिड डे मील हो गया, है ना, मिड डे मील हो गया, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया, पोषण अभियान हो गया, है ना, ये सब स्कीम है, ये सब कल्याण वेलफेयर स्कीम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब के तहत में कितना हो जाएगा, 305 लाख मीट्रिक टन गेहूँ लगेगा। है कितना, 385 लाख मीट्रिक टन। तो बचेगा कितना हम लोग के पास, 80 लाख मीट्रिक टन बचेगा, ठीक है ना। और जबकि बफर स्टॉक कहता है कि एक्ट जो पास हुआ है, ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है, तो इसके तहत कहा जाता है कि बफर स्टॉक सरकार के पास कितना रहना चाहिए, 75 लाख मीट्रिक टन, है ना, 75 लाख बफर स्टॉक रहना चाहिए। मतलब कभी भी कोई आपदा आ गया या और कुछ हो गया, ठीक है ना, तो उसके तहत में बफर स्टॉक 75 रखना चाहिए, और है मात्र 80 लाख मीट्रिक टन ही, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। तो एक्सपोर्ट करने का तो बात ही भूल जाइए कि सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एट द एंड ऑफ ये स्टॉक कितना, 80 जो लाख मीट्रिक टन है, ये स्टॉक रह जाएगा ये फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म होगा ना 2022 के बाद, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023 के फाइनेंशियल ईयर तक जो है ये एंड हो जाएगा 80 लाख मीट्रिक टन, विच इज़ मोर देन मिनिमम स्टॉकिंग नॉर्म ऑफ 75 लाख मीट्रिक टन। तो इतना का मिनिमम स्टॉक रहना ही रहना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नियम के तहत है, ठीक है। तो वेट प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू रिमेन एट 1050 लाख मीट्रिक टन ड्यूरिंग दिस ईयर, लोअर देन द अर्लियर एस्टिमेट 1130 लाख मीट्रिक टन। तो एस्टिमेट किया गया है कि प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन कितना हुआ गेहूं का, ये तो हो गया आपका स्टॉक का बात। इधर जितना हुआ 385 टोटल स्टॉक होगा, उसमें से 305 कल्याण योजनाओं में हो जाएगा ख़त्म, 80 लाख मीट्रिक टन आपका रहेगा स्टॉक में रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन मिनिमम कह रहा है कि 75 लाख मीट्रिक टन रहना चाहिए। लेकिन कुल उत्पादन होता कितना है गेहूँ का कुल उत्पादन कितना होता है, ये तो प्रोक्योरमेंट, ये तो खरीदारी किया जा रहा है ना, और वो सिर्फ सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बाकी प्राइवेट प्लेयर्स हैं या किसान अपने पास रखती है, तो वो टोटल कुल उत्पादन कितना होता है देश में, तो उत्पादन होता है लगभग में मतलब कि इस साल का एस्टिमेट था कि 1113 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद फिर से रिवाइज़ किया गया है उस चीज़ को, मतलब कि दोबारा से उसको चेक किया गया। तो मतलब कि कुछ मौसम के क्लाइमेट चेंज के कारण, है ना, इस बार अप्रैल में गर्मी बहुत ज़्यादा रही है, तो दाना में मतलब थोड़ा सा कमी आया है। मार्च बहुत गर्म रहा था। तो कुल उत्पादन कितना माना जा रहा है कि इस बार होगा 1050 लाख मीट्रिक टन। तो कुल उत्पादन 1,50,000 मीट्रिक टन, ठीक है। तो भारत का मतलब कि एस्टिमेट माना गया है कि प्रोडक्शन जो रहे गेहूँ का उत्पादन जो है 1050 लाख मीट्रिक टन। बाकी और देखते हैं। हाँ, ये तो यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है ना। लोअर वेट प्रोक्योरमेंट कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान, गुजरात, ये सब क्या किए गए हैं, सेलिंग द प्रोड्यूस टू ट्रेडर एक्सपोर्टर एट ए प्राइस हायर देन द MSP। इन पंजाब, हरियाणा, यूपी प्रोडक्शन इज लो ड्यू टू अर्ली समर एंड श्रेवल्ड ग्रेन। तो मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, ये सब क्या किए हैं, ये सब जो है जो प्राइवेट ट्रेडर्स जो है ना, उसको बेचा गया है। MSP से ज़्यादा प्राइस मिल रहा था, ठीक है ना। जैसे कि जान रहे हैं कि यूक्रेन रशिया के संकट में आपका गेहूं का रेट बढ़ रहा है ना, अभी और बढ़ेगा। जैसे कि MSP है 20 रुपया, मान लीजिए 20 रुपया MSP है गेहूँ का, कि मिनिमम सेलिंग प्राइस दिया गया है कि सरकार की तरफ से कि 20 रुपया से आपका कम में नहीं खरीदा जाएगा। तो किसान यहाँ पे जा रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, किसान यहाँ पे जा रहा था, ठीक है ना, इसलिए कि उसको खरीदार, उसको बाहर के खरीदार नहीं मिल पा रहे थे, प्राइवेट प्लेयर्स के जो है वो नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि आपका गेहूं का रेट कम ही रहता था, उत्पादन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, गेहूं का रेट। लेकिन इस बार क्या हो गया, यूक्रेन रशिया में इधर वॉर चालू हो गया, तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है दुनिया को जो और प्रोडक्शन चाहिए होता है, ठीक है ना, ग्लोबली जो मार्केट डिमांड है, गेहूं का, वो बढ़ गया, ठीक है ना। इसलिए कि बढ़ा गया उतना ही रहा, लेकिन उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, सप्लाई नहीं हो पा रहा है ग्लोबली, इसलिए कि मेजर थे यूक्रेन और रसिया। तो यहाँ पे प्राइस हाई होने लग गया, तो 20 से अब 23 मिलने लग गया है,
ठीक है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस ये FCI कितना देगी, 20 ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी और ना ही उससे कम देगी, ठीक है ना। अब प्राइवेट प्लेयर्स 23 में दे रहे हैं, 22 में दे रहे हैं, तो वो किसान उसी को बेच रहा है, ठीक है ना। तो यही चल रहा है। बाकी थोड़ा सा पाल्म ऑयल का भी देख लेते हैं। फूड सिक्योरिटी के तहत में ही एडिबल ऑयल था। एडिबल ऑयल जो है इंडोनेशिया का क्या कर दिया है, जो आपका बैन कर दिया है पाल्म ऑयल एक्सपोर्ट। इंडोनेशिया क्या किया है, बैन कर दिया है पाल्म ऑयल एक्सपोर्ट। जो पाल्म ऑयल होता है मूंगफली तेल, है ना, इसको क्या किया गया है, एक्सपोर्ट, जो इंडोनेशिया जो एक्सपोर्ट करता था, जो उत्पादन करके उसको बाहर भेजता था, उसको बैन कर दिया है, ठीक है ना, इंडोनेशिया की तरफ से। बाकी यहाँ के सुधांशु पांडे जो यूनियन फूड सेक्रेटरी हैं, इनके तरफ से कहा गया कि ये चेंज हो जाएगा, इसलिए कि अभी हम लोगों के पास क्या है, 40 से 45 दिन का स्टॉक है ना। और जैसा कि इंडोनेशिया में क्या होता है, इंडोनेशिया में पाल्म ऑयल प्रोडक्शन कितना होता है, 407 लाख मेट्रिक टन, और उसका घरेलू बाज़ार कितना मांग करता है, मात्र 200 लाख मेट्रिक टन। तो 207 लाख मेट्रिक टन का क्या करेगा वो, मतलब कि समुद्र में बहाएगा क्या, उसको तो एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है। एंड द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ वर्किंग द वेरी फास्ट ऑफ नेशन ऑयल सीड। बाकी उत्पादन जो बैन कर दिया गया पाल्म ऑयल, तो उससे क्या होगा, यहाँ का तेल महंगा हो सकता है, भारत का तेल महंगा हो सकता है ना। भारत इसलिए कि डिपेंडेंट है, क्या है, पाल्म ऑयल पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। वो घरेलू उत्पादन बहुत कम होता है, ठीक है ना, घरेलू उत्पादन बहुत कम होता है पाल्म ऑयल का, तो वो इंडोनेशिया और मलेशिया से ही इंपोर्ट करता है। अब इंडोनेशिया से अगर बैन हो गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस राइज करेगा। तो बाकी उसके अलावा नेशनल ऑयल सीड मिशन चल रहा है, ठीक है ना, भारत में नेशनल ऑयल सीड मिशन चल रहा है, जिसके तहत में पाल्म ऑयल और अदर ऑयल सब यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना, इस मिशन के तहत में। बाकी इंडिया डिपेंडेंट क्या है, इंपोर्ट करने पे, ठीक है ना, आयात करने पे डिपेंडेंट है कि 60% अपना ऑयल जो एडिबल ऑयल होता है, मतलब कि 60% तक एडिबल ऑयल हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट, आयात करते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या चीज़ का होता है, पाल्म ऑयल और सोया ऑयल, है ना। और फॉर्मर कंस्टिट्यूट रफली अराउंड 62% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स, मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो मेन क्या करते हैं, पाल्म ऑयल और सोया ऑयल कहाँ से मंगवाते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया से। बाकी सोयाबीन ऑयल कहाँ से मंगवाते हैं, अर्जेंटीना से, ठीक है ना। ये साउथ अफ्रीकन कंट्री होगी, साउथ अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसकी कंट्री एक है अर्जेंटीना और ब्राज़ील, यहाँ से मंगवाते हैं क्या, सोयाबीन ऑयल। बाकी सनफ्लावर ऑयल कहाँ से मंगवाते थे, यूक्रेन और रशिया से, तो यहाँ भी आपका बंद है, तो तेल का दाम और महंगा होने का चांसेस है। हालांकि स्टॉक में कहा जा रहा है कि 40 से 45 दिन का स्टॉक है, 40 से 45 दिन का स्टॉक है, ठीक है। नेक्स्ट खबर पे आते हैं। तो जैसे कि ये देखिए मलेशिया है, मलेशिया और इंडोनेशिया से यहाँ से पाल्म ऑयल और सोया ऑयल ये दोनों आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं FSSAI क्या कर रही है, रेटिंग सिस्टम ला रही है, ठीक है ना। रेटिंग सिस्टम जो पैकेट फूड पैकेट होता है ना, फूड पैकेट पे FSSAI का क्या होता है, लोगो दिखा हुआ रहता है। तो उस पर अब क्या होगा, उस लोगो के साथ में जो क्या रहेगा, मतलब FSSAI का लोगो रहने के बाद क्या हो जाता है कि ये मूल्यांकन का एक ये है, मतलब कि एक अथॉरिटी है, ठीक है ना। वो एक अथॉरिटी है जो कि मूल्यांकन करती है कि ये खाना खाने लायक है या नहीं, ठीक है ना। तो पैकेजिंग जो बंद होता है तो उसका खाने लायक है या नहीं है, तो उसका निर्धारण कौन करती है, FSSAI। FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है ना। ये FSSAI का फुल फॉर्म हो गया। ये कौन मंत्रालय देखती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत में। ये किसके तहत काम कर रही है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत में काम करती है। इसको इस FSSAI को किसके तहत बनाया गया था, खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के तहत बनाया गया था, ठीक है।
तो ये रेटिंग सिस्टम दे रही है, ठीक है ना। जैसे कि रेटिंग सिस्टम आप देखते हैं ना, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ख़रीदारी करने पे स्टार दीजिए, 2 रेटिंग दीजिए, 3 रेटिंग दीजिए, 4 रेटिंग दीजिए, ठीक है ना। तो ये रेटिंग सिस्टम, तो मतलब कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, 3-4 प्रोडक्ट है, किसी को 2 रेटिंग मिला है, किसी को 4 रेटिंग मिला है, किसी को 5 रेटिंग मिला है, इस तरह से रेटिंग रहेगा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा, जो आपका पहले से जो आदत बना हुआ है, डिस्करेज करेगा कंज्यूमर को कोई भी सामान खरीदने से, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये आपका आ जाता है तो रेटिंग सिस्टम आ जाता है तो हालांकि FSSAI क्या की है, प्रपोज की है इम्प्लीमेंटिंग ए हेल्थ स्टार रेटिंग system where the healthier option receive a higher star rating similar to the star rating of electronic based on the energy efficiency। जब तो जैसे कि AC फ्रिज ये सब में स्टार रेटिंग देखते हैं ना, ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा स्टार रहेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी कम खाएगा। तो उसी तरह से फूड पैकेजिंग में भी हो जाएगा, ठीक है ना, कि जितना ज़्यादा स्टार रहेगा वो उतना शुद्ध मतलब कि सही माना जाएगा, ठीक है ना, कि वो मतलब कि उसका मानकीकरण अच्छे से हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और है, ठीक है ना, BIS है रेटिंग में, जैसे कि मूल्यांकन किया जाता है। तो जैसे कि वहाँ ये खाने में वाला जितना भी सब उत्पादन है ना, उसमें रेटिंग करती है, ठीक है ना। और ये BIS क्या है, ये मटेरियल्स पे मतलब कि ये करती है, जो अदर मटेरियल्स है, ठीक है ना, उस पर ये मूल्यांकन करती है। तो BSI क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इसको कौन सा मंत्रालय देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय देखती है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो लागू किया गया था, बनाया गया था अथॉरिटी, ठीक है ना, ये किसके तहत बनाया गया है, एक्ट 2016 के तहत, BSI एक्ट 2016 के तहत। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, BSI 1986। अभी वर्तमान में अमेंडमेंट मतलब कि इसको 2016 के एक्ट के तहत इसको और मजबूत किया गया था, ठीक है ना। तो इसका दोनों का देख लीजिएगा आप, मंत्रालय देख लीजिएगा, ठीक है ना, कौन कौन सा एक्ट के तहत बनाया गया वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये मस्क का ट्विटर फिर से आ गया है, अभी चर्चा में रहेगा। इनके द्वारा कहा गया है कि जो कमर्शियल जो भी रहते हैं या गवर्नमेंट जो यूजर रहेगा उसको चार्ज लगेगा ट्वीट करने पे, ठीक है ना, छोटा जैसा चार्ज लगेगा, बाकी जो अदर जो नॉर्मल है उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा, यही खबर है। और जैसे कि RBI द्वारा बढ़ाया गया है रेपो रेट, उसी तरह से क्या किया गया है, बेसिस पॉइंट यहाँ भी ½ पॉइंट बढ़ाया गया है यूनाइटेड स्टेट फेडरल की तरफ से, ठीक है ना। फेडरल रिजर्व बैंक जो वहाँ का जो रिजर्व बैंक है, केंद्रीय मतलब केंद्रीय बैंक है, उसके तरफ से क्या किया गया है, ½ पॉइंट बेसिस बढ़ा दिया गया है। तो ये सब इकोनॉमी को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा ये सब। बाकी गूगल क्या किया है, गूगल जो अपॉइंट किया है जो फॉर्मर नीति आयोग के और CCI के ये थी अर्चना गुलाटी, फॉर्मर ऑफिशियल विद द नीति आयोग एंड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए पब्लिक पॉलिसी हेड। तो गूगल क्या किया है, अपने पब्लिक पॉलिसी हेड का मतलब किसको बनाया है, अर्चना गुलाटी को, ठीक है, अर्चना गुलाटी को पब्लिक पॉलिसी हेड बनाया गया है, जो कि इंडिया में रह करके इफेक्टिव मतलब ये अपना काम करेगी। तो गूगल के द्वारा, इसके पहले अर्चना गुलाटी किस में थी, नीति आयोग की मतलब की सदस्य रह चुकी है ऑफिशियल, और CCI में भी रह चुकी है, ठीक है। तो ये आज का खबर था, इम्पॉर्टेंट भी था, बहुत सारा देखें हम लोग, RBI का पॉलिसी देखें, ठीक है ना। तो ये सब देखिएगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे फिर। तो गाइस शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।